अध्याय 131 अध्याय 119 स्काई आई रणनीति कृपया सदस्यता लें। टांग किंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखते देख डू जियाओ खुश हुई कि उसके काम को मान्यता मिली। उसने अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और हंसते हुए बोली, क्या देख रहे हो बॉस। उसे टांग किंग को बिना किसी इच्छा के उसे देखते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। आजकल के युवा अपरिपक्व हो गए हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपनी मासूमियत खो रहे हैं। मिडिल स्कूल के लड़के यह देखने लगे हैं कि किस लड़की के स्तन बड़े हैं, नितंब सुडौल हैं और कौन अब कुंवारी नहीं रही, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यही मुख्य कारण था कि वह टांग किंग के करीब महसूस करती थी। उनका रिश्ता सहज और सहज था, अनुचित विचारों से मुक्त। चाहे वे एक दूसरे को कितना भी छेड़े, कोई अस्पष्टता का एहसास नहीं था। इस रिश्ते ने डू जियाओ को बेहद सहज और सुकून भरा महसूस कराया। वह अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती थी, वरना वह रिसेप्शनिस्ट के सामने टांग किंग का चेहरा पकड़कर बॉस की गरिमा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करती। जहां तक टांग किंग की बात है तो वह कोई स्वच्छंद व्यक्ति नहीं था। 2 जन्मों और इतने उतार चढ़ाव भरे अनुभवों के बाद वह बस उस औरत के साथ अपना जीवन बिताना चाहता था जिससे वह प्यार करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरी औरतें कितनी भी खूबसूरत क्यों न हों। आखिरकार वह कोई प्लेबॉय तो नहीं था, लेकिन वह दोस्त बनकर खुश था। खूबसूरत औरतों को देखना उसकी आंखों को सुकून देता था। जहां तक आगे की किसी भी बात या छेड़खानी की बात थी, वह बस इतना ही कह पाता था, मैडम कृपया अपना सम्मान करें। डू जियाओ और क्यूई यान जैसी खूबसूरत महिलाओं के साथ, जो उसे छोटे भाई की तरह देखती थीं, टांग किंग को बहुत अच्छा लगता था। कर्ज की कोई चिंता नहीं थी। पिछले जन्म में उस पर जीवन भर का भावनात्मक कर्ज था। इससे उसे और दूसरों को भी दुख हुआ। इस जन्म में वह और कर्ज नहीं लेना चाहता था। टांग क्विन ने एक पल सोचा और कहा, मैंने आगे के बारे में नहीं सोचा था। कंपनी के कागजात बढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें नए साल के बाद जाना होगा। हाँ, चिंता मत करो। इनमें से ज्यादातर डिब्बे खाली हैं। इन्हें भरना अभी बहुत जल्दी है। हमारे पास और भी अभिलेख कक्ष हैं। कम से कम 6 महीने तक किसी बड़ी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। डू जियाओ हंसा। टांग किंग ने जितना सोचा था उतने रिकॉर्ड नहीं थे। कंपनी अभी शुरू ही हुई थी, कुछ भी तय नहीं हुआ था, यहां तक कि कागज के रिकॉर्ड रखने का प्रारूप और नियम भी नहीं। अभी ज्यादा कुछ तय नहीं हुआ था। ओह, मैं समझ गया। मुझे लगा कि सब कुछ भरा हुआ है। टांग किंग ने शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ कहा। बॉस, मेरा एक सवाल है, डू जियाओ ने गंभीरता से कहा, जिससे टांग किंग चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, क्या है? हमारी कंपनी के लिए आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? इससे हमें आगे का काम करने में मदद मिलेगी। कंपनी के भविष्य के लिए आपका दृष्टिकोण और लक्ष्य क्या है? महाप्रबंधक होने के नाते मुझे यह जानना जरूरी है ताकि मैं अपनी योजनाओं में बदलाव कर सकूं, डू जियाओ ने गंभीरता से कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन। टांग किंग ने राहत भरी हंसी में कहा, मुझे लगा कि यह कोई गंभीर बात है। तुम इतनी गंभीर थी कि मैं थोड़ा डर गई थी। हाँ। फिर टांग किंग ने भी अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी और बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। फिलहाल मैं इस कंपनी को अपनी निजी परिसंपत्ति प्रबंधन परामर्श फर्म मानता हूं। इसका मुख्य कार्य मेरी स्वामित्व वाली कंपनियों के सभी मामलों की निगरानी और समीक्षा करना है, जिसमें मानव संसाधन, वित्त प्रणालियां, योजनाएं, रणनीतियां और कंपनी के लाभों को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्र शामिल हैं, ताकि बड़ी रणनीतिक निर्णयों में होने वाली गलतियों से बचा जा सके। लेकिन आप लोगों के पास केवल मुझे सलाह देने और समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन निर्णय लेने या प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं है। आप सीधे दूसरे पक्ष से संपर्क करके मौजूदा समस्याओं की रूपरेखा भी नहीं बता सकते। आपके निष्कर्ष और सुझाव उन्हें केवल मेरी स्वीकृति से ही ज्ञात हो सकते हैं। दूसरा उपयोग मेरी कंपनियों को व्यावसायिक सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, अगर मेरी कंपनी किसी प्रतिस्पर्धी की विशिष्ट जानकारी की जांच करना चाहती है, तो सीधे किसी व्यावसायिक जासूस को भेजना असंभव है। यहीं पर आप लोग काम आते हैं। अगर कंपनी दूसरे शहरों या विदेशी बाजारों में भी विस्तार करना चाहती है, तो आपको इस अभियान का नेतृत्व करना होगा और आवश्यक खुफिया सहायता प्रदान करनी होगी। आप लोग उनके लिए आधे लॉजिस्टिक्स माने जा सकते हैं। आपके प्रदर्शन मूल्यांकन का मानक मेरी कंपनियों का लाभ है। इसलिए जनसंपर्क और कार्यालय व्यय को छोड़कर आपके प्रदर्शन के आधार पर उनके कर पश्चात लाभ का 1 से 5% प्रति वर्ष आपको बोनस के रूप में मिलेगा। आपके लिए हमेशा काम रहेगा, इसलिए कंपनियों की संख्या या उनके पैमाने की चिंता न करें। अगले साल आप लोग बहुत व्यस्त रहेंगे। आखिरी काम सिर्फ मेरे लिए काम करना है, जैसे छोटे मोटे निजी ऋण संभालना। ये 3 आपके भविष्य के कार्यक्षेत्र हैं। क्या आप कुछ और जानना चाहती हैं, बहन जियाओ जियाओ? सुनने के बाद डू जियाओ ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन टांग किंग की बात को कुछ देर तक ध्यान से समझा। उसका इरादा साफ था। स्काई आई सिर्फ उसकी कंपनियों और निजी इस्तेमाल के लिए थी,
ताकि कंपनियों के अंदर कोई समस्या न आए। यह बिजनेस मॉडल भी काफी नया था। उसने पहले कभी किसी ऐसी मैनेजमेंट कंपनी के बारे में नहीं सुना था जो हर चीज पर नजर रखती हो। शायद उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। इससे स्काई आई की स्थिति और बेहतर हो जाती। हालांकि उनके पास दूसरी कंपनियों पर कोई प्रबंधन शक्ति नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। जब तक टैंक किंग स्काई आई और अपनी दूसरी कंपनियों के अधिकारों में संतुलन बनाए रख सकते हैं, तब तक वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कंपनियों में कोई बड़ी रणनीतिक गलतियां न हो। यह कहना होगा कि यह सचमुच एक अच्छी प्रबंधन पद्धति है। हालांकि डू जियाओ जिसे अच्छा मानता था और टांग किंग जिसे अच्छा मानता था, वे बिल्कुल अलग थे। डू जियाओ को लगा कि यह दूसरी कंपनियों के लिए एक बेहतरीन तरीका है क्योंकि उन्हें एक शक्तिशाली समर्थक मिल गया है। इससे कंपनियों का भटकना मुश्किल होगा। टांग किंग बस आलसी था, उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने प्रबंधन के लिए एक पेशेवर टीम रखी। उसे नहीं पता था कि बैंकर कैसे काम करते हैं, लेकिन उनके पास पेशेवर सूचना सहायता प्रदान करने वाला एक केंद्रीय थिंक टैंक जरूर रहा होगा। अन्यथा वे अपने नियंत्रण में विशाल और जटिल कंपनियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और पर्यवेक्षण कैसे कर पाते। बैंकर सर्वशक्तिमान नहीं थे। डू जियाओ ने अपना मन बना लिया था और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है अब क्या करना है। लगता है आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, बॉस। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि इतना आत्मविश्वास आता कहां से है। क्या आपको डर नहीं लगता कि चीजें गड़बड़ा जाएंगी? कहे, चिंता मत करो, मैं नियंत्रण नहीं खोऊंगा, टांग किंग ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि डू जियाओ के शब्द थोड़े चतुराई भरे थे, लेकिन टांग किंग जानती थी कि वह क्या कहना चाह रही है। एक बात तो यह थी कि कंपनी निश्चित रूप से कुछ गैरकानूनी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होगी। दूसरी बात यह कि क्या मेरी अपनी कंपनी के आकार को देखते हुए इस जोखिम भरे प्रबंधन मॉडल की जरूरत थी। आखिरकार एक ऊपर से सम्राट को जोड़ने पर दूसरी कंपनी के प्रबंधकों के पास तो विचार होंगे ही, और अगर दोनों पक्षों के बीच संतुलन ठीक से नहीं बना तो सचमुच जहाज डूब सकता है। लेकिन यह सामान्य लोगों के लिए है, टांग किंग के मामले में हाँ। नियंत्रण खोना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। धन्यवाद। तुमने सिस्टम मॉल में दर्जनों हथियार नहीं देखे हैं, भविष्य में आने वाले हजारों या लाखों हथियारों की तो बात ही छोड़ दो। उनकी मौजूदगी का मतलब है कि मैं पहले ही नियंत्रण खो चुका हूं। क्या युद्ध से ज्यादा बेकाबू कोई चीज हो सकती है? भविष्य में अपने बड़े कदमों पर विचार कर रहा हूं। यह तो बस एक व्यावसायिक जांच कंपनी है। इसमें कहां गलती हो सकती है? किस बात से डरे? अगर चीजें गड़बड़ हो गईं तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। ठीक है, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आगे बढ़िए, मुझे भी उम्मीद है कि मैं अपनी निगरानी में एक बड़ी ताकत को बढ़ते हुए देखूंगा, डू जियाओ ने खुशी से चेहरे पर भाव बदलते हुए कहा। हालांकि इसमें कुछ खामियां जरूर होंगी, लेकिन टांग क्विन का आत्मविश्वास देखकर डू जियाओ ने भी साथ देने का फैसला किया। वह अपने प्यारे छोटे भाई की भी मदद करना चाहती थी ताकि वह अपने सपने पूरे कर सके। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह अपनी पृष्ठभूमि के सहारे उसे भी मदद कर सकती थी। उसे चीजों के बिगड़ने का डर नहीं है। हाँ हाँ, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, टांग किंग खिलखिलाकर हंसा। डू जियाओ ने इतनी हिम्मत दिखाई कि इस पागलपन में उसका साथ दिया, जिससे वह काफी प्रभावित हुआ। हाँ, उसे साल के अंत में उसे एक बड़ा लाल लिफाफा देना चाहिए। क्या आपके पास मेरे लिए कोई और निर्देश हैं? छोटे मालिक डू जियाओ ने फिर पूछा। हाँ, आप जानते हैं कि मेरा एक ऋण व्यवसाय है और आपका समूह भविष्य में अनुबंधों को संभालेगा। इसलिए ऋण के बाद के जोखिम नियंत्रण का काम भी आपको सौंप दिया जाना चाहिए। यहाँ मेरे सभी ग्राहकों की जानकारी है, वे सभी मेरे पिछले ग्राहक थे। अब आपको सबसे पहले उनके कॉर्पोरेट रिकॉर्ड को प्राथमिकता के आधार पर सेट करना होगा, जो भविष्य में काम आएगा। जिन ग्राहकों को मैंने काले रंग से चिह्नित किया है, आपको उनके जोखिम नियंत्रण, जांच, मूल्यांकन और पुनर्भुगतान के समय और विधि की पुष्टि 10 दिन पहले करनी होगी। पुनर्भुगतान से पहले उन्हें मेरी रसीद अवश्य दिलाएं। समझे? टांग किंग ने जेब से एक कागज निकालते हुए कहा। कागज में उनके सभी पिछले ऋण ग्राहकों की जानकारी थी। लेकिन मौखिक जांच से मिली जानकारी निश्चित रूप से व्यापक नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्रीय जांच के माध्यम से नहीं की गई थी। इन ग्राहकों में अच्छी गुणवत्ता की संभावना है। उनका मानना है कि ये सभी जानकारी सिस्टम द्वारा चुनी गई हैं और मूल्यवान होनी चाहिए। जहां तक ब्लैक फ्लैग किए गए ग्राहकों की बात है, वे सिस्टम द्वारा अनुशंसित ऋण ग्राहक नहीं हैं। जाहिर है, हमें इन लोगों के समूह पर निगरानी कड़ी करनी होगी। टांग किंग ने तो यह भी तय कर लिया है कि भविष्य में जब तक कि वे उस महीने के लिए सिस्टम द्वारा अनुशंसित ग्राहक न हो, वे बिना किसी भेदभाव के उन पर कड़ी नजर रखेंगे। यह आसान है। मैं उन्हें जल्द से जल्द इसे निपटाने के लिए कहूंगा, डू जियाओ ने कागजात लेते हुए और उन पर नजर डालते हुए जवाब दिया। ठीक है, और ये मेरी कंपनियों की सारी जानकारी, सिद्धांत और योजनाएं हैं।
आपको दो काम करने होंगे। पहला, इस डेटा का व्यापक ऑडिट करना। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिस्टम उचित है और क्या योजना में कोई खामियां हैं। साथ ही यह भी पता लगाना है कि कहीं कोई लीक तो नहीं है और मुझे अंतिम मूल्यांकन परिणाम देना है। अगर कोई बेहतर तरीका है तो और भी बेहतर। हो सकता है कि मैं कंपनी की किसी मीटिंग में भी आ जाऊं। तान क्विन ने अपने ईमेल में लॉग इन किया और डू जियाओ को 100 से ज्यादा ईमेल भेजे। कुछ नियमों और विनियमों के अलावा वे सभी शेंगतांग अपैरल के विभिन्न विभागों की साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टें थीं। इन सब से अनजान होने के कारण उन्होंने इसे पेशेवरों को सौंपने का फैसला किया। अगर कोई समस्या आती है तो वे मीटिंग में एक पेशेवर की तरह काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं, मैं जितनी जल्दी हो सके ऑडिट के लिए कर्मियों को व्यवस्थित करूंगा, डू जियाओ ने सिर हिलाया। इस समय डू जियाओ ने शेंगतांग की एक रणनीतिक योजना को सहजता से खोला और तुरंत आश्चर्य से भर गई। योजना में अगले साल शाखा विस्तार और नए साल के बाद 30 मिलियन के निवेश का जिक्र था। यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि तान किंग इस तरह से लाखों डॉलर का निवेश कर देगा। इससे उसका विश्वास और मजबूत हो गया। एक ऐसा बॉस पाकर जो देखने में आकर्षक, धनी, करिश्माई और उस पर भरोसा करने वाला था, डू जियाओ खुद को दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती समझ रही थी। अध्याय 132 अध्याय 120 रुकिए, पैसों के मामलों पर चर्चा हो सकती है। एक, यह एहसास होने के बाद कि उसकी आंखों के सामने खड़ा तान किंग एक जीता जागता, सांस लेता हुआ रईस है, डू जियाओ ने इसे यूं ही नहीं जाने दिया। पहले वह तान किंग को सिर्फ दूसरी पीढ़ी का अमीर समझती थी, जिसके माता पिता की कुल संपत्ति करोड़ों में थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यह सच नहीं है। वह अपने बच्चे की खातिर करोड़ों अरबों लुटा रहा था। अरबपति बने बिना यह मुमकिन नहीं था। यद्यपि उसके पास संबंध और पृष्ठभूमि थी, फिर भी वह अपने ही लोगों पर जांच करना पसंद नहीं करती थी। तान किंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसे वह अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। डू जियाओ तेजी से उछलकर तान किंग के पीछे चली गई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो उसे अभी अभी कुछ पैसे मिले हों। उसने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। प्यारे छोटे भाई और बॉस तान क्विन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। कृपया कंपनी में कुछ निवेश क्यों नहीं करते? डू जियाओ ने अपनी मीठी, चुलबुली आवाज में बोलते हुए तान क्विन के कंधे पर चुटकी काटी। तान किंग स्तब्ध रह गया और डू जियाओ के हमले से बचने के लिए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वह न केवल डू जियाओ के हाव भाव और लहजे से, बल्कि अपने कंधे पर चुटकी काटने से भी चौंक गया था। सबसे खास बात, उसे गुदगुदी हो रही थी। खासकर जब कंधे पर चुटकी काटने की बात आती थी। उसे हमेशा अजीब लगता था जब लोग टीवी पर कंधे की मालिश का आनंद लेते दिखाई देते थे। यहां तक कि अपने पिछले जन्म में भी जब ली काई उसे किसी पेशेवर मालिश करने वाले के पास ले जाता था, तो उसे हमेशा असहजता महसूस होती थी जब कोई अजनबी उसके शरीर को छूता था, उसके सिर को छोड़कर। वह हमेशा भाग जाना चाहता था। हालांकि डू जियाओ उससे परिचित था, पर उसे उसके शारीरिक स्पर्श की आदत नहीं थी। इससे उसे खुजली और असहजता महसूस होती थी। बहन जियाओ जियाओ, चलो थोड़ा और सभ्य बने। क्या हम सामान्य रूप से बात नहीं कर सकते? कृपया मुझे मत छुओ। हम पैसों पर जरूर बात कर सकते हैं, तांग किंग ने चेहरे पर चिंता के भाव लिए कहा। उसके पास कोई चारा नहीं था। डू जियाओ की चालों ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। डू जियाओ ने पैर पटका और अपनी कुर्सी पर वापस जाकर उदास स्वर में बोली, अरे कृतघ्न बदमाश, कितने लोग इस तरह के व्यवहार की चाहत रखते हैं, फिर भी तुम इसे तुच्छ समझते हो। हम मत, बस अब मैं तुमसे तंग आ चुकी हूं। बेशक उसने ये शब्द बिना मतलब के यूं ही कह दिए। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे तांग किंग और भी दिलचस्प लगने लगी। गुदगुदी, यह अच्छी बात है। इसने उसके शस्त्रागार में एक और हथियार जोड़ दिया। भविष्य में उसे जरूर मजा आएगा। तांग किंग जाहिर तौर पर साथ नहीं देना चाहता था। वह इस विषय पर ज्यादा देर नहीं बिताना चाहता था। वह वापस बैठ गया, अपनी घबराहट शांत करने के लिए पानी पिया और खुद को संभालते हुए बोला, वैसे बहन जियाओ जियाओ, कंपनी में कितना पैसा बचा है? पब फ्यूचर विज्ञापन। यह बात सुनते ही डू जियाओ ने अपनी शरारतें बंद कर दी। उसने अपनी दराज में हाथ डाला और एक दस्तावेज निकाला। यह रहा खर्च का ब्यौरा, जरा देख लीजिए। लगभग 80,000 रुपए बचे हैं। दफ्तर के उपकरण, भर्ती और दूसरे खर्चों में काफी पैसा खर्च हो गया। बाहर जो संपत्ति आप देख रहे हैं वह तो बस एक हिस्सा है, अभी 10 और कंप्यूटर देने हैं। खास तौर पर 2 सर्वर, प्राइमरी और बैकअप 21,000 रुपए के हैं। तांग किंग ने दस्तावेज लिया और बिना पलटे उसे एक तरफ रख दिया। उसे यकीन था कि डू जियाओ को इतनी बड़ी रकम की कोई परवाह नहीं होगी। उसे डू जियाओ के चरित्र पर भी भरोसा था। ठीक है, मैं बाद में कंपनी को $5 लाख और ट्रांसफर कर दूंगा। याद रखना कि इसका इस्तेमाल किफायती ढंग से करना। तांग किंग ने यह कहने से पहले थोड़ा सोचा। पिछली बार शेयर खरीदने के बाद उसके पास लगभग 4,10,000 रुपए बचे थे।
जब वह हान लेंग को हरा नहीं पाया तो उसने सिस्टम से 4 लाख रुपए और उधार लिए और इस तरह उसके पास कुल 8,10,000 रुपए हो गए। बाकी खर्चे घटाने के बाद कंपनी को 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद उसके पास 20,000 से थोड़ा ज्यादा बचता। लेकिन टांग किंग को पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। आखिरकार उसके पास कोई बड़ा खर्च तो था नहीं और वह अपनी पर्सनल लोन लिमिट से कभी भी कुछ लाख रुपए ओवरड्राफ्ट कर सकता था। वैसे भी यह काफी होना चाहिए था। टांग क्विन का उस पर इतना भरोसा देखकर डू जियाओ बेहद खुश हुई। हर किसी को भरोसा पसंद होता है ना? वह खुश होकर बोली, है कोई बात नहीं। शुरुआती दौर में उपकरणों की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। आने वाले समय में ज्यादा खर्च नहीं होगा। जब तक बड़े पैमाने पर भर्ती की जरूरत न पड़े, ये 5 लाख की संख्या 2-3 महीने तक बिना किसी दिक्कत के चल सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पैसे कम पड़े तो हम और बात कर सकते हैं। बहन जियाओ जियाओ, क्या आपके पास और कुछ है? टांग किंग ने जवाब दिया और सिर हिलाया। डू जियाओ ने सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा, बात करने के लिए और कुछ नहीं है। हमारे पास अभी भी पूरी तरह से स्टाफ नहीं है। जिस सहायक प्रबंधक को मैंने काम पर रखा था उसने आज फिर छुट्टी ले ली है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगली बार आपको उससे मिलवाऊंगी। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। चलो नए साल से पहले एक दिन मिल लेते हैं ताकि मैं हमारी कंपनी के कुलीन लोगों से मिल सकूं। टांग किंग ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है मेरे बॉस, इसे इसी महीने की 31 तारीख के लिए शेड्यूल कर दें तो कैसा रहेगा? मुझे पता है कि अगले महीने की शुरुआत में आप बहुत व्यस्त रहेंगे और मैं तारीख बदलने का झंझट नहीं उठाना चाहता, डू जियाओ ने हंसते हुए कहा। टांग किंग ने इस पर गहराई से सोचा और बात समझ में आई। अगले महीने की शुरुआत में वह साल के अंत के कई कामों में व्यस्त रहेगा, जैसे स्कूल की छुट्टियां, घर जाने की तैयारी और शेंग टांग की वार्षिक बैठक और सभा में शामिल होना। पहले से योजना बनाना बेहतर होगा। इसलिए उसने कहा, ठीक है, 31 तारीख की रात को खाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लो। कोई बात नहीं, डू जियाओ ने सहमति जताई। भोजन का जिक्र सुनते ही डू जियाओ उत्सुकता से निगलने लगी। उसने ऐसा किया ही था कि टांग किंग ने उसकी तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, एक और खाने का शौकीन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो। मैं अब निकलता हूँ, टांग क्विन ने कहा। मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। ऑफिस एरिया के कर्मचारियों को अब पता चल गया था कि टांग किंग उनका बड़ा बॉस है। उनकी हरकतें पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई थीं। यह देखकर टांग किंग के चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया और वह सोचने लगा कि क्या वह वाकई इतना डराने वाला है। अरे सुंदर महिला, क्या आप लगातार वेब पेज खोलने और बंद करने से थकती नहीं हैं? और आप जो सुंदर सज्जन हैं, भले ही आप बहुत दूर हैं, मैं सब देख सकता हूं। आपने टाइप किया है, बॉस बहुत छोटा है और इसे 3 बार टाइप किया है। खैर, बॉस का आभामंडल सचमुच बहुत मजबूत है। डू जियाओ ने टांग क्विन को ऊंची इमारत के नीचे छोड़ दिया और फिर काम पर लग गई। टांग क्विन का काम छोटा मोटा नहीं था। उसने ओवरटाइम करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तुरंत ही उसे ठुकरा दिया। कर्मचारियों का ओवरटाइम करना जायज है। वह ओवरटाइम क्यों करेगी? ला ला ला। मैं अच्छी सुस्त नींद लेना चाहती हूँ। टांग किंग ने पूरी सुबह की छुट्टी ले ली। बेशक अब वह स्कूल वापस नहीं जा सकता था। इसके बजाय वह शेंग टांग अपैरल की दुकान पर गया। उसने खरीदे हुए शेयरों की स्थिति देखने, कुछ देर इंटरनेट पर आराम से सर्फिंग करने और दोपहर के भोजन के लिए अपने चाचा के घर जाने की योजना बनाई। बोरियत दूर करने के लिए टांग किंग ने ढेर सारे स्नैक्स और फल खरीदे। इसमें कोई मदद नहीं है। खाने का शौकीन होना एक लत है, भूख हो या न हो, आप मुंह भरते रहना चाहते हैं। टांग किंग खुद पर काबू रख सकता था, लेकिन क्यों? यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, यह आपको मोटा नहीं बनाता और यह आपकी स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट करता है। काबू क्यों? क्या यह बेवकूफी नहीं है? कंपनी में दाखिल होते ही दूसरी मंजिल से गुजरते हुए हमेशा की तरह शोरगुल से भरी हुई थी। कभी कभी टांग क्विन को हैरानी होती थी। क्या फैशन डिजाइनरों को टीवी पर दिखाए गए डिजाइनिंग के काम में चुपचाप लगे रहना चाहिए? हालात ऐसे कैसे हो गए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफिस का माहौल बहुत भीड़-भाड़ वाला है? खैर, उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह उस बात की चिंता नहीं करना चाहता। इसके अलावा कर्मचारियों का सक्रिय रहना अच्छा है, जब तक वे अपना काम करते रहें। वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी कंपनी बेजान हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूई यान, एक पेशेवर, इस स्थिति को बर्दाश्त करता है। जब कोई समस्या ही नहीं दिखती तो उसे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी, कॉर्लिन फेयर ग्लो हल्दी चंदन स्क्रब, वीरांगना। टांग किंग तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अगर लड़कियों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया तो हो सकता है कि उसके ज्यादातर स्नैक्स बच न पाए।
स्नैक्स देखकर इन बहनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉस है या नहीं। पहले अपना दबदबा न बना पाने की गलती उसकी अपनी है। अब वो क्या कर सकता है? बॉस के स्नैक्स चुराने वाले इन डाकुओं का सामना होने पर अगर वो उनसे पंगा नहीं ले सकता तो क्या वो उनसे बच नहीं सकता? जहां तक उन पर गुस्सा करने और उन्हें कठोर मुंह दिखाने की बात है, वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकता था। उनके कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे। इन सभी सुंदरियों में एक शक्तिशाली कौशल है, नखरेबाजी से पेश आना, और तांग किंग का इस कौशल के प्रति प्रतिरोध लगभग नगण्य है। और इस तरह तांग किंग उसके भव्य आलीशान दफ्तर में चोर की तरह घुस गया। सुन चाओ उसके पीछे नहीं गया, बल्कि प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। हाल ही में उसका प्रशिक्षण खासा कठिन रहा है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह तांग किंग को हरा देगा, लेकिन तांग किंग को इस बात का कोई दबाव नहीं है। वह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी चाहता है जो उसे उसकी सीमा तक धकेल सके, लेकिन जाहिर है हकीकत क्रूर है। ठीक है, अब बहुत हो गया टालमटोल। कंप्यूटर चालू करके एक कप कुट्टू की चाय बनाते हुए तांग क्विंग आरामदायक और मुलायम बॉस की कुर्सी पर बैठ गई, आलू के चिप्स का एक पैकेट खोला और बड़े चाव से खाने लगी। यह स्वादिष्ट है। हाल के दिनों में उन चंद शेयरों के पीछे के बाजार के जोड़तोड़ करने वालों ने मूल रूप से अपना पूंजी संचय पूरा कर लिया है, और जो व्यक्तिगत निवेशक झिझक रहे थे, वे बार बार बाजार के झटकों और अफवाहों के कारण बाजार से बाहर हो गए हैं। जो बचे हैं वे कुछ हद तक दृढ़ निवेशक हैं। बेशक अभी भी कई व्यक्तिगत निवेशक प्रतीक्षा और देखो रवैया अपनाए हुए हैं, और तांग किंग जैसे माउस वेयरहाउस हैं जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देते। यह देखते हुए कि पूंजी संचय के और कोई कारगर तरीके नहीं हैं और बाजार के जोड़तोड़ करने वाले अपने अपेक्षित लक्ष्यों तक पहुंच चुके हैं, वे स्वाभाविक रूप से जनमत को उलटने लगते हैं। तेजी का रुझान आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। सभी प्रकार के विशेषज्ञ अफवाहों का खंडन करते हैं, यहां तक कि कंपनियों के अंदरूनी सूत्र भी एक के बाद एक समर्थन देने के लिए सामने आते हैं। यह एक शानदार शो है। कई शेयर निवेशक जिन्होंने पहले बेच दिया था अचंभित हैं और कुछ नुकसान की भरपाई करने के लिए बेतहाशा शेयर खरीद रहे हैं। इन सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजनाओं को देखकर तांग किंग को गहरा दुख होता है। घरेलू शेयर निवेशकों के लिए यह कठिन है। बाजार में हेरफेर करने वाले लोग व्यक्तिगत निवेशकों को मूर्खों की तरह बेवकूफ बना रहे हैं। उनके पास प्रत्यक्ष जानकारी, अपेक्षाकृत मजबूत पूंजी और बातचीत के माध्यमों पर नियंत्रण है। वे झूठी खबरें बनाने के लिए बोलने का अधिकार भी खरीद सकते हैं। यह जुए की मेज पर खुलेआम धोखाधड़ी करने जैसा है, लेकिन यह कानूनी धोखाधड़ी है और बिना विवेक वाले शेयर निवेशकों को बाजार में हेरफेर करने वाले लोग बार बार ठग सकते हैं। क्या साधारण शेयर निवेशकों का शेयरों पर सट्टा लगाकर अमीर बनने की चाहत रखना गलत है? बेशक यह गलत है। लालच ही असली पाप है। एक बार जब आप जुए की मेज पर होते हैं तो कोई सही या गलत नहीं होता, आपके पास बस आपकी किस्मत ही बचती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यही पूंजी बाजार और दुनिया का भी बुनियादी नियम है। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। हमेशा की तरह अपनी स्थिति पहचानिए। अगर आप छोटी मछली हैं तो मूर्खतापूर्ण जोखिम मत उठाइए। दरअसल एक बार सही तरीका पता चल जाने पर क्या शेयर बाजार में पैसा कमाना मुश्किल है? नरक नहीं। अध्याय 133 अध्याय 121 यह अध्याय जहरीला है, सावधानी से क्लिक करें। यह अध्याय जहरीला है, कांच दिल कृपया ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें। यह अध्याय अत्यंत विषैला है, संतो कृपया ऊपर दाहिने कोने पर क्लिक करें। यह अध्याय जहरीला है, दयालु दिल कृपया ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो इसे मत छो। लेखक कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि निम्नलिखित कथनों का उससे कोई लेना देना है। ये सभी उधार लिए गए हैं। अगर आपको जहर उगलना है तो बेझिझक पुस्तक समीक्षा अनुभाग में जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं यह पोस्ट हटा दूंगा। धन्यवाद। घरेलू शेयर बाजार में अगर आम शेयर निवेशक पैसा कमाना चाहते हैं तो अगर आप कहें कि यह मुश्किल है तो यह वाकई बहुत मुश्किल है। सिर्फ हारने से बचना ही जीत माना जाता है। आखिरकार हमारे शेयर बाजार का 80% हिस्सा पैसा गवाता है, 10% बराबरी पर आ जाता है और बाकी 10% पैसा कमाता है। यह लगभग एक लोहे का नियम है। कभी कभी 90% से ज्यादा लोगों का पैसा गवाना कोई नई बात नहीं है। सारी पूंजी खुदरा निवेशकों की जेबों पर टकटकी लगाए बैठी है, उनसे पैसे ऐंठने के हर संभव तरीके सोच रही है। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके बेहद चालाकी भरे, चालाक और लगातार अपडेट किए जाने वाले हैं। यह दृढ़ता न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह लगभग आंसू बहाने की हद तक दिल को छू लेने वाली है। लेकिन अगर आम लोग इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो यह कहना कि यह आसान है, वास्तव में बहुत आसान है। सबसे आसान तरीका है कम दाम पर खरीदो और ज्यादा दाम पर बेचो। कुछ लोग कहते हैं क्या यह बकवास नहीं है?
कौन नहीं जानता कि शेयर बाजार में कम दाम पर खरीदकर और ज्यादा दाम पर बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब आप चीजों को देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको उनके मूल तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा आप उन्हें देखना ही नहीं चाहेंगे ताकि आपके मन की शांति भंग न हो। सार सत्य है, शब्द तो केवल दिखावा है। उदाहरण के लिए चीन में हमारे पूर्वजों द्वारा बहुत सारी अच्छी कहावतें दी गई हैं। कुछ लोग उन पर भरोसा करके सफल हो सकते हैं, आसमान छू सकते हैं और उसके बाद आकाश के ऊपर हंस सकते हैं, ब्रह्मांड पर हावी हो सकते हैं, जीवन के शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या इन जीवन सत्यों पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया है? स्पष्टतः नहीं। ये पद्धतियां विश्व में व्यापक रूप से फैली हुई हैं, चाहे वर्ग, क्षेत्र, जातियां, यहां तक कि राष्ट्रीय सीमाएं कुछ भी हों। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मनचाही जिंदगी क्यों नहीं पा पाते और आखिरकार सामान्य जिंदगी क्यों नहीं जी पाते? क्या इसकी वजह यह है कि वे झूठे ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, झूठे सिद्धांतों को, झूठे तरीकों को? स्पष्टतः नहीं। आधुनिक चीन में हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए कोई बाधाएं नहीं हैं। आप जो सीख रहे हैं और शासक वर्ग और सफल लोग जो सीख रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर वे अलग तरह से सीखते भी हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें या उनके माता पिता को मौजूदा ज्ञान की नई और गहरी समझ है। यह उनकी निजी संपत्ति है और इसे सार्वजनिक न करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरे शब्दों में, सफलता के तथाकथित तरीकों और जीवन की सच्चाई के बारे में हर कोई जो जानता है उसमें कोई अंतर नहीं है। पब फ्यूचर विज्ञापन। अंतर यह है कि आप इसे कितनी गहराई से समझ सकते हैं। एक कहावत है कि मानव संज्ञान के 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र, देखो पहाड़ पहाड़ है, देखो पानी पानी है। दूसरा क्षेत्र, देखो पहाड़ पहाड़ नहीं है, देखो पानी पानी नहीं है। तीसरा क्षेत्र, देखो पहाड़ अभी भी पहाड़ है, देखो पानी अभी भी पानी है। फिलहाल ये सभी बातें, चाहे वे उद्धरण हो, सिद्धांत हो, सत्य हो आदि, इन्हें हम शॉर्टकट कहेंगे। तो सवाल उठता है, पाठ में शॉर्टकट का निर्माण और उसकी शाब्दिक व्याख्या पहला स्तर है। पहाड़ देखना पहाड़ है, पानी देखना पानी है। और आम लोग दूसरे क्षेत्र में ही बने रहते हैं या उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। असली सत्य ज्ञान के तीसरे क्षेत्र में निहित है। तथाकथित टूटना और फिर खड़ा होना, चरम बिंदु है पलटा। आइए एक सरल सत्य लें। पिछले पाठ में कहा गया था, बुराई धार्मिकता पर विजय नहीं पा सकती। आमतौर पर लोग युवा होने पर इस वाक्यांश का अर्थ निश्चित रूप से समझते हैं, अर्थात बुरे लोग अच्छे लोगों को नहीं हरा सकते, अच्छे लोगों को जीतना ही होगा, न्याय अंततः बुराई को हरा देगा, सत्ता से डरना नहीं चाहिए और बुरी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए आदि। संक्षेप में यह आपको यह बताने के लिए है कि बुराई के रास्ते पर न जाएं, सही मूल्यों का निर्माण करें। यह स्पष्टतः समझ का प्रथम स्तर है। लेकिन उम्र और अनुभव बढ़ने के साथ और अधिक से अधिक चीजों का सामना करने के साथ इस वाक्यांश के बारे में संदेह उभरने लगे, यहां तक कि जीवन पर सवाल उठाने की बात भी सामने आई। वह क्यों अच्छा भाग्य रखता है और एक धनी परिवार में पैदा होता है, अच्छा खाता पीता है और उसे घर, कार और लड़की पाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती? परीक्षा में नकल करने वाले लोग मुझसे अधिक अंक क्यों लाते हैं? वह अपने संबंधों का उपयोग करके चीजों में हेरफेर क्यों कर सकता है ताकि वह सरकारी विभाग में प्रवेश कर सके? उसे पदोन्नति क्यों मिली पर मुझे नहीं? जो व्यक्ति बॉस की चापलूसी करना जानता है वह मेरा नेता क्यों है? यह सूची लंबी होती जा रही है। इन मुद्दों ने कुछ लोगों की स्थापित धारणाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों के मन में कई तरह के संदेह पैदा होने लगे हैं और अंततः वे दूसरे दायरे में पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि समाज में केवल बुरे लोग ही सत्ता के शीर्ष पर हैं, पूरी तरह से सत्ता पूजा में डूबे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई अवसर नहीं है, पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है और वे आशा खो देंगे। विभिन्न अन्याय उन्हें बेचैन और निंदक बना देते हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह वाक्यांश बुराई धार्मिकता पर विजय नहीं पा सकती गलत है? क्या वयस्कों या पूर्वजों और देश द्वारा समर्थित मूल्य वास्तव में गलत हैं? जाहिर है वे गलत नहीं हैं, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक दुनिया में मौजूद नहीं होते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तो फिर समस्या वास्तव में कहाँ है? वास्तव में समस्या लोगों के दिलों में है। यह योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश की अपर्याप्त समझ में निहित है। आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में लोग जो परीक्षाएं देते हैं, आइए 50 लोगों की एक साधारण कक्षा में कक्षा के कुछ चरम कारकों को अस्थायी रूप से अनदेखा करें। सही तरीका क्या है? बेशक अपनी योग्यता के आधार पर शीर्ष 20 में आना ही सही तरीका है। तो फिर दुष्ट तरीका क्या है? जाहिर है धोखा देकर टॉप 20 में आना ही दुष्ट तरीका है। फिर सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने धोखाधड़ी नहीं की फिर भी वे शीर्ष 20 में जगह नहीं बना पाए, वे क्या रास्ता अपनाएंगे? क्या यह सही तरीका है?
जाहिर है नहीं। सिर्फ वे लोग जो अपनी योग्यता से शीर्ष 20 में जगह बना पाए हैं सही रास्ते पर हैं। जहां तक दुष्ट मार्ग की बात है तो इसकी संभावना और भी कम है। केवल वे ही दुष्ट हैं जिन्होंने धोखा दिया है। तो यदि वे सही मार्ग या दुष्ट मार्ग से संबंधित नहीं हैं तो वे किस मार्ग से संबंधित हैं? अब प्रश्न यह उठता है। एक और उदाहरण लेते हैं, सिविल सेवक परीक्षा। इसे नगरपालिका स्तर पर रखते हैं। आखिरकार जो लोग राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर हेरफेर कर सकते हैं उन्हें यह जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। सही रास्ता क्या है? अपनी योग्यता से परीक्षा पास करना, अपने सपने साकार करना और एक लोक सेवक बनना। मोटे तौर पर कहें तो जो लोग शीर्ष 30% में आते हैं वे सही रास्ते पर हैं। तो फिर दुष्ट तरीका क्या है? स्वाभाविक रूप से यह है कि आप अपनी जगह बना लें, लोगों की सेवा करने वाली टीम में शामिल होने के लिए अपने संपर्कों और चालाक तरीकों का इस्तेमाल करें। यहां फिर वही प्रश्न आता है, थोड़ा कठोर लेकिन वास्तविकता यही है, सही और बुरे मार्ग से अलग रहने वाले लोग किस मार्ग पर चलते हैं? टांग किंग के विचार में बुराई धार्मिकता पर विजय नहीं पा सकती वाक्यांश का तीसरा क्षेत्र प्रकट हो चुका है। अधिकांश लोग धार्मिकता के पक्ष में नहीं हैं। सही रास्ता क्या है? जो लगातार परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं, जो अपनी योग्यता से परीक्षा पास करते हैं, जो लोग अपनी क्षमताओं में सुधार करके अपने जीवन मूल्यों को समझते हैं, वे लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं जबकि आप गेम खेल रहे हैं, वे लोग जो कक्षा में पढ़ रहे हैं जबकि आप टीवी देख रहे हैं, वे लोग जो अंततः आपसे आगे निकल जाते हैं या वे लोग जिनके साथ आप कभी नहीं मिले। दुष्ट मार्ग क्या है? अर्बनकबरू पुरुषों के लिए दाढ़ी बूस्टर ग्रोथ ऑयल। वीरांगना। इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी। बेशक ये वे लोग हैं जो उच्च अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षा में नकल करते हैं, जो लोग पिछले दरवाजे से आदर्श पद प्राप्त करते हैं, जो लोग चापलूसी करके शीर्ष पर पहुंचते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इस मुहावरे पर सवाल उठाते हैं कि बुराई धार्मिकता पर विजय नहीं पा सकती, क्योंकि लोग व्यक्तिपरक रूप से खुद को धार्मिकता के पक्ष में रखते हैं। यह भी कई लोगों के लिए एक स्वार्थी बहाना है। वे कहते हैं, देखो समाज कितना अंधकारमय है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं इस स्थिति में पहुंचा, मैं सही रास्ते पर हूं, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। अगर जो लोग खुद परीक्षा पास नहीं कर सकते और जिनके पास नकल करने का कोई रास्ता नहीं है वे सही रास्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उन लोगों का क्या जो सबको धूल चटा देते हैं? वे तो बिल्कुल सही नहीं हो सकते, है ना? टांग किंग के अनुसार अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और बुरे रास्ते पर नहीं चल सकते तो आपको सही रास्ते पर चलना होगा, वरना बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं है। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो बिना बोए काटते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बुराई नेकी पर हावी नहीं हो सकती का क्या मतलब है। इसका असल में शून्य स्तर का अर्थ है। यह हमें प्रयास और पुरस्कार के बीच के संबंध पर लाता है। पाने से पहले आपको देना होगा। जो लोग इस अन्यायपूर्ण समाज को देखते हैं और उस पर अपनी नींद खो देते हैं वे खुद से पूछें कि क्या आपको एक सुंदरी चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार, एक विला, सम्मान? अगर आप चाहते हैं तो उठिए और इसके लिए कुछ कीजिए। चाहना बेकार है, आपको कर्म करना होगा। और उन धोखेबाजों से ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप चरम रास्ते पर नहीं चल सकते तो सही रास्ता चुनिए। अगर आपको ज्यादा कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं है तो बस एक दर्शक बनकर रहिए, आखिरकार इसकी कीमत सबसे कम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नेक है या सही, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे चाहते हैं या नहीं। सबसे बुरे वे हैं जो खुद से झूठ बोलते हैं और बिना बोए ही काटने की चाहत रखते हैं। इसका वास्तव में कोई इलाज नहीं है। अगर ऐसा कोई उपाय होता तो टांग किंग इसके लिए गिड़गिड़ाती। जरूरी है अपनी स्थिति को समझना। अनगिनत ज्ञान लोगों को केवल द्वितीयक स्तर पर ही समझ में आते हैं। गहन प्रेरणा और चिंतन के बिना ज्ञान के तीसरे स्तर पर पहुंचना और उसका लाभ उठाना आसान नहीं है। जो लोग कुछ सुझावों, कुछ लेखों या भाषणों के जरिए उच्च वर्ग में पहुंचने का शॉर्टकट पाने की उम्मीद करते हैं वे बस दिवास्वप्न देख रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो इसका मतलब है कि वह इन चीजों के सार पर अध्ययन और चिंतन करने के लिए शांत नहीं हो पा रहा है। यह एक छद्म तृतीय स्तर है। कम कीमत पर खरीदे और अधिक कीमत पर बेचें वाक्यांश की तरह अलग अलग लोग इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। 10 लोगों के 10 अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में इसे समझते हैं और इस पर विचार करते हैं वे इन 4 शब्दों से लाभ कमा सकते हैं। दर्शक केवल देखने में ही अपनी पतलून खो सकते हैं। अगर ये 4 शब्द पूरी तरह समझ में आ गए तो शेयर बाजार में आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। खास तरीके की बात करें तो मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक कीमत न बढ़ जाए, और मैं जितनी देर लगे इंतजार कर सकता हूं।
हाँ, यह एक बेतुका तरीका है, लेकिन इसमें यह भी जोड़ दीजिए कि मैं तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक कि कीमत में उल्लेखनीय गिरावट न आ जाए। हे, इन दो निरर्थक रणनीतियों का अर्थ निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक है जो वे सामने से दिखाई देते हैं। जो लोग उन्हें बेतरतीब ढंग से उपयोग करते हैं वे निश्चित रूप से हमेशा पैसा नहीं कमाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना स्वयं का सिद्धांत बनाएं। जो भीड़ का अनुसरण करते हैं वे मर जाएंगे और जो लाभ या हानि कमाते हैं वे अपने कार्यों के लिए स्वयं जवाबदेह हैं। बात यहीं समाप्त होती है। ऑनलाइन पेशेवरों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खबरों और टिप्पणी अनुभाग में कुछ तथाकथित विशेषज्ञों की व्याख्या को देखना। टांग किंग को अचानक लगा कि दुनिया झूठ से भरी है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। सबसे दयनीय तो वे व्यक्तिगत निवेशक हैं जिन्हें निशाना बनाया जाता है। उनकी मेहनत की कमाई बाजार के दलालों और खुद वे दोनों ही अपनी कमर पर डाल लेते हैं। मैं पहले उपन्यासों के नायक द्वारा शेयर बाजार में दौलत कमाने के बारे में पढ़कर खुश होता था, लेकिन अब यह उतना अच्छा नहीं लगता। वे व्यक्तिगत निवेशकों से पैसे ऐंठ रहे हैं। क्यों परेशान हो? इसमें खुश होने की क्या बात है? समय पहले से ही बहुत कठिन हो गया है, फिर भी हम अभी भी एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत निवेशकों से पैसा लूटते हुए टांग किंग को आश्चर्यजनक रूप से थोड़ा दोषी भी महसूस होता है। ठीक है, टांग किंग जानता था कि उसका दयालु हृदय फिर से जाग उठा है। यह एक बीमारी है, इसका इलाज जरूरी है। एक बैंकर के पास यह अनावश्यक दयालु हृदय नहीं होना चाहिए। वह संभवतः यह पैसा वापस नहीं कर सकता। इसे भूल जाओ, यह देखना निराशाजनक है। कोई बात नहीं, मैं एक खेल खेलने जा रहा हूं। तो टांग किंग ने लीजेंड गेम का एक प्राइवेट सर्वर डाउनलोड किया और खेलना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आधिकारिक संस्करण प्राइवेट सर्वर जितना मजेदार नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा और समय खर्च करना पड़ता है, तो भूल ही जाइए। दोपहर तक टांग किंग निजी सर्वर में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन गया था, क्योंकि उसने $1000 रिचार्ज किए थे। वास्तव में सिर्फ एक झटके के साथ स्तर ऊपर करने की अनुभूति का आनंद ले रहा था और हर झटके के साथ ईश्वरीय गियर गिर रहा था। हालांकि अजय होने के बाद उसका मजा खत्म हो गया। अभी दोपहर भी हो रही थी। टांग क्विंग ने कंप्यूटर बंद किया और दोपहर के भोजन के लिए अपने चाचा के घर जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसे एक फोन आया। अध्याय 134 अध्याय 122 इस चाय में कुछ गड़बड़ है ना? एक टांग क्विंग ने अपना मोबाइल फोन निकाला। लियू कियान का फोन देखकर वह भौंचक्का रह गया। लियू कियान को उससे क्या चाहिए? क्या इस साल का उनका आखिरी डॉलर का लेनदेन हो चुका है? क्या यह किसी डिनर का निमंत्रण हो सकता है? इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि लियू कियान ने पिछली बार अपने चाचा के घर से निकलते समय खाने की मेजबानी की बात कही थी। खैर, चिंता क्यों, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। टांग क्विंग जल्दी से एक शांत कोने में चले गए, कॉल स्वीकार करने का बटन दबाया और पूछा, क्या यह अंकल लियू हैं? ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने के लिए उसे दोष मत दीजिए। एक बार बंदर ने ही फोन किया था, इसलिए यह पता लगाना बेहतर है कि दूसरी तरफ कौन है। हाँ, मैं ही हूँ। क्या अब बात करना तुम्हारे लिए ठीक है? लिटिल टैंग लियू कियान की खिलखिलाती हंसी फोन पर सुनाई दी। जरूर, क्या बात है? यह सुनकर टांग किंग थोड़ा घबरा गया। उसे उम्मीद थी कि यह उसके द्वारा ट्रेड किए गए डॉलर से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। यही उसकी सबसे बड़ी और एकमात्र चिंता थी। बात यह है, अंकल को तुरंत $10 मिलियन की जरूरत है। क्या आप कल दोपहर तक दे सकते हैं? लियू कियान ने पूछा। इस समय वह थोड़ा चिंतित भी था। पिछली बार के बाद उन्होंने कहा था कि यह साल का आखिरी लेनदेन होगा। टांग किंग के समर्थकों के पास जो पैसा था वह शायद अस्थायी रूप से चला गया होगा, लेकिन उसे अगले कुछ दिनों में इसकी जरूरत है। इतनी आसानी से मिली रकम को हाथ से जाने देना अफसोस की बात है। तो बात यही है। अंकल, आपने तो मुझे डरा दिया। $10 लाख है ना? कोई बात नहीं, आप दोपहर में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं तुरंत डिलीवरी का इंतजाम कर दूंगा। टांग किंग ने राहत की सांस ली। अगर डॉलर की कोई समस्या नहीं होती तो उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर कि कोई समस्या नहीं है, लियू कियान ने खुशी से जवाब दिया, यह अच्छी बात है। लिटिल टैंग, तुमने इस बार मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस बार तुम्हें 8.5 की विनिमय दर की पेशकश करूंगा। हालांकि इस लेनदेन से उसे लगभग 1 से 2 मिलियन का घाटा हो सकता है, लेकिन निहित लाभ उस राशि के बराबर नहीं है। इस लेनदेन ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का जरिया दिया है, क्योंकि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसके घरेलू समर्थक से कहीं बेहतर है। हे, धन्यवाद अंकल लियू, टांग किंग ने हंसते हुए कहा। आपका स्वागत है। टांग किंग ने फोन रख दिया। उसका दिमाग इस राउंड से हुई कमाई के बारे में सोच रहा था। पूरे 5 मिलियन युआन। उसके गेमिंग जीवन के लिए यह बुरा नहीं था, जहां सब कुछ ठीक चलता है, कम से कम मेहनत में लगातार मुनाफा कमाते हैं। हालांकि कुछ जोखिम भी थे। पानी पीने से भी दम घुट सकता था। कोई खतरा नहीं, कोई मौका नहीं। अगर कुछ बुरा हुआ तो वह भाग सकता है।
धत तेरी की। यह विचार आते ही तांग किंग खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक पाता। अनगिनत बार तांग किंग डॉलर के सौदों को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। जो कुछ गलत हुआ उसके बारे में लगातार सोचते रहने से वह हमेशा एक ही नतीजे पर पहुंचता था, भाग जाओ। लगता है भागने का ख्याल अब उसके लिए बोझ कम होता जा रहा है। लानत है इस आदत पर। बाद में सुन चाओ ने तांग किंग को उसके चाचा के घर छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि लियू कियान को वाकई किसी चीज की सख्त जरूरत थी। तांग क्विंग ने अभी अभी अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाने के लिए तैयार हुआ ही था कि उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें $85 मिलियन ट्रांसफर होने की बात कही गई थी। तांग क्विंग ने तुरंत पैसे सिस्टम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तांग किंग ने इन $5 मिलियन को शेयर बाजार में फिर से निवेश करने के बारे में भी सोचा, लेकिन जल्द ही इस विचार को त्याग दिया। अगर वह ऐसा करता भी तो उसे कुछ मिलियन ही मिलते, जो अब सार्थक नहीं लग रहा था। अब वह कुछ मिलियन डॉलर को मामूली बदलाव समझता था। वह अगले महीने शेयर बाजार से होने वाली भारी भरकम कमाई और यूरो, डॉलर और रेनमिनबी के जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज का इंतजार कर रहा था। कुछ मिलियन डॉलर अब उसके लिए वास्तव में ज्यादा काम के नहीं थे। 22 जनवरी शनिवार, तांग किंग ने दोपहर में 2 कक्षाओं से छुट्टी ले ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सुन चाओ द्वारा उसे कंपनी में छोड़ने के बाद तांग किंग अकेले ही गाड़ी चलाकर लियू कियान को पैसे पहुंचाने गया। हालांकि सुन चाओ उलझन में था, उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसके मन में अभी बस एक ही बात थी, अपनी ताकत बढ़ाना, तांग किंग को हराना। एक योद्धा खुद को दूसरों से पीछे नहीं रहने देता। वह जानता था कि हान लेंग भी हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहा था, तांग किंग को अकेले हराने की उम्मीद में। हर बार जब वे तांग किंग से आमने सामने मुकाबला करते तो उन्हें अनुभव होता कि दोषरहित होने का क्या मतलब होता है। तांग किंग सड़क पर अवैध रूप से गाड़ी चलाते हुए भी पकड़े जाने से नहीं डरता था। उस जमाने में ऑडी कारों को नेताओं से जोड़कर देखा जाता था। ऐसी कारें चलाने वाले आमतौर पर अमीर या रसूखदार होते थे, इसलिए ट्रैफिक पुलिस के लिए ऐसे ड्राइवरों को जांच के लिए रोकना दुर्लभ था। पिछले कुछ समय से तांग किंग अकेले लियू कियान के पास जाते हुए हमेशा घबराया रहता था, इस डर से कि कहीं उसके साथ धोखाधड़ी न हो जाए। हालांकि अपनी बढ़ती ताकत और मॉल के खुलने के साथ अब वह डरपोक नहीं रहा। जब भी तांग किंग अपनी पिछली सतर्कता के बारे में सोचता तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। सुरक्षा के लिए उन्होंने विला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही पैसे को डॉलर में परिवर्तित किया। तांग क्विंग ने अपनी कार लियू कियान के विला के यार्ड में पार्क की और हमेशा की तरह लियू कियान और उनका समूह उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। छोटे तांग, क्या यह तुम्हारी कार है? लियू कियान ने आगे बढ़ते हुए पूछा। तांग क्विंग पहले भी कारें उधार लिया करता था और हालांकि यह नई लग रही थी, उसे यकीन नहीं था कि तांग क्विंग ने इसे खुद खरीदा है या नहीं। हाँ, मैंने इसे महीने की शुरुआत में खरीदा था, तांग किंग ने जवाब दिया। तुमने कोई अच्छी कार क्यों नहीं खरीदी? अगर तुम्हारे पास पैसे कम हो तो तुम्हारे यहाँ वाले चाचा तुम्हें कुछ उधार दे सकते हैं, लियू कियान ने मजाक में कहा। उसे खुद ऑडी A6 पसंद थी। अब जब वह इस मुकाम पर पहुंच गया है तो वह सिर्फ कीमत नहीं बल्कि अपनी रुचि भी देखता है। उसके गैराज में भी एक ऑडी A6 थी। कभी कभी वह उसे चलाकर दोस्तों से मिलने निकल जाता था और उसे इसमें कोई बुराई नहीं लगती थी। उसकी कुल संपत्ति अपने आप में सब कुछ बयां करती है, लोग सिर्फ उसकी सादगी की तारीफ करते थे। लेकिन उसने सोचा कि तांग क्विंग की उम्र में उसे ज्यादा चमकदार और महंगी चीजें ज्यादा पसंद आएंगी। शुक्रिया अंकल लियू, मुझे लगता है कि यह कार बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे महंगी कार नहीं खरीद सकता, मैं बस कम ही लोगों से मिलना पसंद करता हूँ। तांग किंग ने सिर हिलाया और हंसा। पुनर्जन्म से पहले वह लगभग 30 साल का था और हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास अनुभव की कमी थी। दरअसल ऐसे ज्यादा कार मॉडल नहीं थे जो उसे वाकई पसंद थे। उसे स्पोर्ट्स कारों से कोई लगाव नहीं था, वे चलाने में बहुत असुविधाजनक होती हैं, बस अच्छी दिखती हैं। उसे लड़कियों को लुभाने या दिखावा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोगों के कुछ शौक तो होने ही चाहिए, है ना? खासकर अपने पुनर्जन्म के बाद, इतना कुछ अनुभव करने के बाद, जिन चीजों में उसकी असली रुचि थी वे धीरे धीरे बदल रही हैं, खासकर मॉल खुलने के बाद। अब उसे कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। धिक्कार है, अगर उसे भविष्य में दिखावा करना है या रोमांच तलाशना है तो वह लड़ाकू विमान चलाएगा, गोला बारूद ढोएगा और उसे कहीं फेंक देगा, या फिर टैंक, बख्तरबंद गाड़ी या सशस्त्र ऑफरोड वाहन चलाएगा। एक परिपक्व आदमी को यही करना चाहिए। तुलनात्मक रूप से इन नाजुक कारों को सड़क पर दिखावा करने के लिए चलाना उसे बिल्कुल भी रोमांचित नहीं करता। लियू कियान स्वाभाविक रूप से तांग किंग के जटिल विचारों से वाकिफ नहीं था। उसने सोचा कि तांग किंग कम चर्चा में रहना चाहता है, इसलिए उसके प्रति उसका सम्मान और बढ़ गया और उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यह वाकई आश्चर्यजनक है कि इतनी कम उम्र में ही तुम इतनी अंतर्दृष्टिपूर्ण हो। जब मैं उस समय व्यापार कर रहा था
तब हमारे नेता सैंटाना कार चलाते थे और मेरे पास एक आलीशान कार होने के बावजूद मैं उसे चलाने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे और भी ज्यादा टूटी फूटी कार चलानी पड़ती थी, इस डर से कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। वास्तव में घरेलू स्तर पर कम चर्चा में रहना ही बेहतर है। यह कहावत की गोली हमेशा उसी को लगती है जो अपना सिर बाहर निकालता है, बिल्कुल भी खोखली बात नहीं है। हमारे देश में बहुत से लोग लाल आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। यह लो गंगजी बंदर, टांग किंग ने सिर हिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए 2 बड़े बैग उसे सौंप दिए। गंगजी और मंकी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पैकेट लिए और विला में चले गए। टांग क्विंग और लियू कियान भी स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी टोन एंड टिंट गोल्डन ब्लूम ब्राइटनिंग फेस सीरम। वीरांगना कॉर्लिन फेयर ग्लो हल्दी चंदन स्क्रब। वीरांगना। विला में प्रवेश करने के बाद लियू कियान ने तांग क्विन के लिए एक कप चाय बनाई, फिर मुस्कुराते हुए उसे सौंप दिया। छोटे तांग, आओ, यह एक दाहोंग पाव है जिसे मैं पहले पाने के लिए भाग्यशाली था। इसे आजमाओ। दाहोंग पाव। यह सुनकर तांग किंग को कुछ दिलचस्पी हुई। हालांकि उसे चाय पीने का कोई शौक नहीं था, फिर भी इस उच्च गुणवत्ता वाली चाय के प्रति उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। लियू कियान को जो दाहोंग पाव मिला वह भले ही मातृ वृक्ष से न आया हो, पर कम से कम वह दाहोंग पाव तो है। आम लोगों के लिए यह ऐसी बात है जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद होती है। तांग किंग ने जल्दी से चाय का कप उठाया और हल्का सा घूंट लिया, फिर उसका स्वाद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। खैर, यह वास्तव में चाय की खुशबूदार है और काफी सुगंधित। इसके अलावा उसे और कोई एहसास नहीं हुआ। वो कोई पेशेवर नहीं है, उसे इसमें और दूसरी चायों में क्या फर्क पता चलेगा। ये दूसरी चायों से ज्यादा अलग नहीं लगती, दाहोंग पाव तो ऐसी ही है। या ये नकली है? तांग क्विंग ने एक और घूंट लिया और कहा, अच्छा, यह बुरा नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसका स्वाद बस दूसरी चायों से अलग है, इसमें कोई जादुई बात नहीं है। अंकल लियू, क्या आपने इसे गलत तरीके से बनाया है? वह अपनी पसंद की बातें कहेगा, अपनी मर्जी के खिलाफ तारीफ करने का दिखावा नहीं करेगा। सच में इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। क्या लियू कियान के साथ धोखा हुआ है? बोलने के बाद उसने लियू कियान को संदेह से देखा। हाँ, लिटिल टैंग वाकई सीधे मुद्दे पर आ जाता है। मुझे तुम्हारी स्पष्टवादिता पसंद है। तुम सही कह रही हो, जरूरी नहीं कि दाहोंग पाव का स्वाद लाजवाब हो। बस तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। तुम्हारे चाचा तुम्हें यकीन दिला सकते हैं कि यह असली दाहोंग पाव है जो मूल पौधे से निकला है, न कि कलम से। चाय के शौकीन होने के बावजूद तुम्हारे चाचा को इसमें कुछ भी असाधारण स्वादिष्ट या जादुई नहीं लगा। बस इतना कहूं कि यह दुर्लभ और खास है। सीधे शब्दों में कहें तो लोग इस चाय को इसके अनोखेपन और दुर्लभता के लिए पीते हैं। अंकल भी जानते हैं कि कई दूसरी चायों को प्रोसेस करके और तलकर उनका स्वाद भी वैसा ही बनाया जा सकता है। इससे आपको अंदर की कार्यप्रणाली समझ आ जाएगी। ये सब बस स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस खुद सोच लो, बस इतना ही काफी है। लियू कियान हंसा। हे, यह सच है। ये चीजें मूल रूप से दुर्लभ हैं। अगर वे इसका प्रचार नहीं करेंगे तो वे लाभ कैसे कमा सकते हैं? तांग क्विंग ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे बाद की पीढ़ियों में विभिन्न व्यापारी तरह तरह की चीजें इस तरह पैक करते हैं मानो उन्हें खाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। तांग किंग को यह देखकर घृणा होती है। बाद की पीढ़ियों में उन व्यापारियों के प्रचार के अनुसार शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो कैंसर रोधी और ट्यूमर रोधी न हो। लगभग हर चीज में चिकित्सीय, निवारक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों की एक लंबी सूची होती है। सभी चीजों में तरह तरह की जादुई शक्तियां होती हैं। आम लोगों में असली और नकली में फर्क करने की क्षमता शायद ही हो। वे हर तरह की सूचनाओं की बौछार को निष्क्रियता से स्वीकार कर सकते हैं। बहुत से लोग बायडू और विशेषज्ञों से सवाल पूछना पसंद करते हैं, लेकिन बायडू और विशेषज्ञों को खरीदा जा सकता है। आम लोग स्वाभाविक रूप से धोखा खा जाते हैं। लानत है, अगर इस जीवन में भी बायडू इतनी बेरहमी और अप्रतिबंधित रूप से खोज रैंकिंग पर बोली लगाता है और वे गंदे अस्पताल दिखाई देंगे, तो तांग क्विंग को इसका भुगतान करना होगा यदि वह इस तरह से पैसा कमाना चाहता है। अध्याय 135, अध्याय 123, विशाल ऋण, कृपया सदस्यता लें। 1। अपने पिछले जीवन में उसने उन बेईमान अस्पतालों को खुलेआम पैसे की ठगी करते देखा था, जिनके मुखिया तथाकथित बुजुर्ग विशेषज्ञ और प्रोफेसर थे और ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक नाम रखते थे और वे मनमाने दाम वसूलते थे। यह बेहद घिनौना था। उन टीवी शॉपिंग विज्ञापनों का तो कहना ही क्या, जो खास तौर पर बुजुर्गों को निशाना बनाते थे। वे कई झूठे विज्ञापनों में भूमिका निभाने के लिए एक अभिनेता को नियुक्त करते थे। इन विज्ञापनों पर विश्वास करके उत्पाद खरीदने वाले बेखबर बुजुर्ग न सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे, बल्कि अपनी सेहत को भी जोखिम में डाल रहे थे।
यह सच है कि इनमें से ज्यादातर उत्पाद चीनी पानी के हार्मोन की तरह हानिरहित थे, लेकिन उनमें कोई औषधीय गुण नहीं थे और उचित इलाज में देरी कर सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये निर्दयी उद्यमी सिर्फ पैसे के लालची नहीं हैं, बल्कि लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। टांग क्विन ने यह भी आशा व्यक्त की कि बुद्धिमान चिकित्सा देखभाल के विकास में तेजी लाई जा सकती है, क्योंकि बड़े डेटा के साथ मिलकर यह चिकित्सा संसाधनों पर दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। वास्तव में कई बीमारियों के मानक उपचार होते हैं। पश्चिमी और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बीच यही मुख्य अंतर है। पश्चिमी चिकित्सा का व्यापक प्रचार और परीक्षण किया जा सकता है। एक डॉक्टर का अनुभव शायद कुछ दर्जन या 100 मरीजों तक ही सीमित हो, लेकिन अगर बिग डेटा के युग में उसकी जगह एक बुद्धिमान प्रणाली ले ली जाए तो उसके पास लाखों मामले होंगे और गलत निदान की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। मानव श्रम की जगह मशीनों का इस्तेमाल करने से चिकित्सा संसाधनों पर दबाव भी काफी कम हो जाएगा। टांग किंग को चल रहे विकास के बारे में पता था, हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में इसे फलित होते या छोटे पैमाने पर भी लागू होते नहीं देखा था। भविष्य में टांग किंग शायद दवा उद्योग में शामिल होगा। उदाहरण के लिए धनी बैंकरों को ही लीजिए, वे दवाइयां बेचने में रुचि क्यों नहीं लेंगे? उनके पास गिने से भी ज्यादा पैसा है, तो क्या वे लंबी उम्र की कामना नहीं करेंगे? जाहिर है, वे जितने ज्यादा अमीर होते हैं उन्हें मौत का उतना ही ज्यादा डर लगता है। तो फिर वे क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से वे अपनी स्वयं की दवा कंपनियां और प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे, कई जैविक अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों को खरीदने और प्रायोजित करने के लिए भारी धनराशि का उपयोग करेंगे और दीर्घायु और यहां तक कि अमरता के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। यहां तक कि एक मूर्ख भी इसे समझ सकता है। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार प्रत्येक बैंकर हर साल इसमें कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर लगाएगा। और अगर आप अपनी कल्पना को खुला छोड़ दें तो प्रति वर्ष दसियों या सैकड़ों अरब डॉलर भी असामान्य नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, विभिन्न जीव विज्ञान और वायरस अनुसंधान केंद्रों और उनसे जुड़े जैविक प्रयोग केंद्रों को मिलने वाला भारी भरकम दान कहां से आता है? यह अविश्वसनीय है कि इतने सारे उद्यमी इन पर पैसा लुटाएंगे। यह अमीर लोगों के जीवन को तलाशने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह ऐसा है जैसे हर सम्राट अमरता की इच्छा रखता है। अमरता का विचार मानव हृदय में गहराई से समाया हुआ है, जो कभी लुप्त नहीं होता, जैसा कि अनेक टीवी शो और फिल्मों में देखा गया है। टांग किंग जैसी प्रणाली वाला व्यक्ति भी इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि यह न केवल किसी के जीवनकाल और उसके प्रियजनों का, बल्कि भविष्य की शक्ति और प्रभाव का भी प्रतीक है। दुनिया में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। टांग किंग का अनुमान है कि जीवन विस्तार के इस क्षेत्र में वैश्विक निवेश सालाना 500 अरब अमेरिकी डॉलर से कम नहीं होगा। इस राशि को दोगुना करना भी एक उचित अनुमान है। खैर, दवा कंपनियों और जैविक प्रयोगशालाओं के साथ साथ विभिन्न जैविक अनुसंधान संस्थानों में निवेश की योजनाएं अभी और इंतजार कर सकती हैं। फिलहाल उन्हें कुछ तात्कालिक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। अंकल ल्यू, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो निजी ऋण के रूप में बड़ी राशि उपलब्ध करा सकता है? टांग किंग ने पूछा। अगले महीने शेयर भुनाने और शेंग टैन अपैरल में निवेश किए जाने वाले 3 करोड़ यूरो निकालने के बाद, हालांकि उसके पास अभी भी कुछ करोड़ रुपए बचे होंगे, उसकी जुनूनी बाध्यकारी प्रवृत्ति ने उसे मुद्रा अंतर्पणन लेनदेन के लिए 1 करोड़ यूरो जुटाने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब था कि उसे लगभग 70 से 80 मिलियन आरएमबी उधार लेने की जरूरत थी। भले ही इस तरह के अल्पकालिक उधार के लिए ब्याज दर 2% प्रति माह जितनी भी हो, कोई भी ब्याज खर्च उसकी तुलना में इतनी जल्दी पैसा नहीं कमा सकता था। तीनों मुद्राओं की वर्तमान विनिमय दर को देखते हुए वह प्रतिदिन 2 महीने के ब्याज से ज्यादा पैसा कमा सकता था। उसे ब्याज की उन कुछ मिलियन लागतों की ज्यादा परवाह नहीं थी। अब सबसे पहले उसे वित्तीय स्रोतों के बारे में पूछताछ करनी थी और पहले से संपर्क करना था। जब शेयर बाजार से पैसा निकल जाता तो वह तुरंत काम पर लग जाता। टांग किंग को लग रहा था कि उसके पास बड़ी रकम आने वाली है और वह निश्चित रूप से यह अनुभव करने के लिए उत्सुक था कि पैसों में डूबे होने का क्या एहसास होता है। बस इस विचार से ही वह रोमांचित हो उठता था। बैंक लोन की प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और बैंकों के काम करने के तरीके के अनुसार मेरी कंपनी में 30 मिलियन का निवेश करने के बाद भी अगर मुझे 20 मिलियन का लोन मिल जाए तो यह एक वरदान ही माना जाएगा। यह व्यावहारिक रूप से बेकार है। जहां तक छोटे अक्षरों में विज्ञापन देने वाली लोन कंपनियों पर भरोसा करने की बात है तो उसे भूल जाइए। पहली बात, उनके पास शायद इतना पैसा न हो, और दूसरी बात, इतनी बड़ी रकम के लिए निश्चित रूप से जमानत की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास इतनी जमानत नहीं है। जब तक कोई प्रभावशाली व्यक्ति न हो जो मुझे जमानत देने को तैयार हो। लियू कियान से पूछना कोई बुरा विचार नहीं है। पहली बात, वह बहुत से लोगों को जानता है, मुझे खुद इन छोटी कंपनियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैंने लियू कियान से उसका जमानतदार बनने के बारे में भी सोचा है, वरना मैं अकेले इतना सारा पैसा नहीं ले पाता। छोटे टांग, क्या तुम्हारे पास फिर से पैसे की कमी हो गई है?
क्या पिछले निवेश में कोई समस्या थी, या लियू कियान ने उत्सुकता से पूछा। वह खुद को उत्सुक होने से नहीं रोक पाया और उसने एक बेतुका सवाल भी पूछ लिया। अगर तांग क्विन को अपने पिछले निवेश में घाटा भी हुआ होता तो भी वह लियू कियान को नहीं बताता। लेकिन अपनी चिंता में तांग क्विन ने अभी अभी उससे 3 करोड़ से ज्यादा उधार लिए थे और अब वह फिर से उधार लेना चाहता है। लियू कियान को जानना जरूरी था कि क्या हो रहा है। सच कहूं तो यह अभी भी उसका पैसा था। तांग क्विन ने अभी तक उसके डॉलर वापस नहीं किए थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा नहीं है अंकल, चिंता मत कीजिए। पिछला निवेश फलदायी रहा है और कोई समस्या नहीं आई। अगले महीने के अंत तक यह मिल जाएगा। यह ऋण नए साल के बाद किए जाने वाले कुछ निवेशों के लिए है। यह जल्दी पैसे कमाने के लिए है और इसका इस्तेमाल 2 महीने तक चलेगा। बाद में किसी झंझट से बचने के लिए मैं इसे पहले से तैयार रखने की योजना बना रहा हूं, तांग किंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसे लियू कियान का सवाल अनुचित नहीं लगा। यह तो इंसानी फितरत है। लियू कियान के साथ मेरी कोई जमानत नहीं है और न ही कोई अनुबंध है। यह सब मौखिक सहमति और विश्वास पर आधारित है। लियू कियान को कैशबैक देने से पहले वह पैसा पूरी तरह से लियू कियान का ही है, इसलिए यह पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह पैसा कहाँ जा रहा है। तो ठीक है, इस बार तुम्हें कितने की जरूरत है? अंकल तुम्हें उधार दे देंगे, लियू कियान ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया। जब तक पिछले निवेश में कोई समस्या नहीं थी कि क्या तांग क्विन सच बोल रहा था, लियू कियान ने उस पर लगभग 80% विश्वास किया। यह तांग क्विन की ऐतिहासिक साख और पृष्ठभूमि, साथ ही उसके तार्किक निर्णय पर आधारित था। एक व्यवसायी के लिए 80% पहले से ही एक बहुत बड़ा निष्कर्ष था। अगर कोई और होता या कोई बहुत ही जाना पहचाना बिजनेस पार्टनर होता तो लियू कियान पैसे उधार देने में इतना सक्रिय नहीं होता। एक व्यापारी के लिए कार्यशील पूंजी जीवनदायिनी होती है, वह आसानी से दूसरों को क्यों उधार दी जाएगी। लेकिन तांग क्विन अलग है। हालांकि तांग क्विन बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उस स्तर की शक्ति वाले लोग इतनी बड़ी रकम की परवाह नहीं करेंगे। उसके सामने लाखों डॉलर की नकदी देखिए, यह ताकत का एक ठोस प्रदर्शन है। बुरी चीजों की सहयोजना बनाने से जो निकटता आती है, उसके अलावा हालांकि पिछले 3 करोड़ अभी तक वापस नहीं किए गए हैं, एक और रकम उधार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जितना ज्यादा आप उधार लेंगे, रिश्ता उतना ही मजबूत होगा और तांग क्विन जैसा कोई दोस्त होना जिसका कोई अजीबोगरीब रिश्ता हो, एक बड़ी गारंटी है। इस सौदे की तरह वह बड़ा आदमी भविष्य में उसका जरूर ख्याल रखेगा और उसकी हैसियत मजबूत होगी। यह उसके अस्तित्व के लिए एक बैकअप योजना की भी गारंटी देगा। उस प्रांत में काफी लोग हुआ करते थे जो उसे हिला सकते थे। भविष्य में जब तक उस बड़े आदमी के साथ आपके अच्छे रिश्ते रहेंगे, प्रांत में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जो उसे हिला सकें, और अगर हिला भी सकें तो भी वे उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस बार मुझे 2 महीने के लिए 80 मिलियन युआन की जरूरत है। मुझे डर है कि कहीं अंकल का विकास कोष न छिन जाए, तांग किंग ने हिचकिचाते हुए कहा। असल में यही तो उसने सोचा था। वह शुरू में लियू कियान को अपना गारंटर बनाना चाहता था और पेशेवर कर्जदाताओं से उधार लेना चाहता था। लेकिन लियू कियान का भी एक बड़ा परिवार है और पैसे की जरूरत कई जगहों पर है। 2005 में पिछले 300 मिलियन, 1 अरब और उससे ज्यादा के फंड के साथ यह रकम वाकई बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, 80 मिलियन तो बहुत छोटी रकम है। अपने चाचा के कंगाल होने की चिंता मत करो। तुम्हारे चाचा के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए 70 से 80 मिलियन को अपनी मर्जी से इधर उधर किया जा सकता है। लियू कियान यह सुनकर हंस पड़ा। यह सिर्फ 80 मिलियन है जो उसके सामने बस डॉलर का ढेर है। उसके जैसे धूसर व्यापारी के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है। वह कोई साधारण व्यापारी नहीं है। उसके पास वित्त पोषण और अंतरबैंक उधारी के कई तरीके हैं। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि अंकल आपको इस पैसे का भुगतान RMB या डॉलर में करें? तांग किंग ने बिना किसी दिखावे के पूछा। मैं इसे डॉलर में लेना पसंद करूंगा, लियू कियान ने बिना सोचे समझे कहा। देश में RMB बेकार है, इसलिए डॉलर होना ही बेहतर है, जो कि एक कठोर मुद्रा है। लेकिन जैसे उसे कुछ सूझा हो, लियू कियान ने पूछा, छोटे तांग, क्या 80 मिलियन काफी हैं? तांग क्विन के लहजे को देखकर उसे डॉलरों का ढेर कुछ भी नहीं लगा और लियू कियान को एक और तरकीब सूझी कि जब तांग क्विन को सख्त जरूरत हो तो उसकी मदद कर दे। अगर तांग क्विन और उधार लेगा तो उसे और पैसे मिलेंगे और इस तरह उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि अगर वह उस बड़े पद पर पहुंच गया तो भविष्य में उद्योग में उसकी हैसियत बिल्कुल बदल जाएगी। वह बड़ा पद अकेले ही उसके पूरे साल के सारे डॉलर खा जाएगा। इसके अलावा तांग क्विन के पीछे के लोगों का यह समूह, जो देश और विदेश दोनों जगह डॉलर भेजने की ताकत रखता है, स्वाभाविक रूप से वही लोग हैं जिनके वह करीब आना चाहता है। अगर वह देश में डॉलर ला सकता है तो इसका मतलब है कि उसके पास शायद विदेश में ज्यादा डॉलर हैं।
टांग क्विन ने पहले बताया था कि उसके पीछे के लोग सक्रिय रूप से विदेशी डॉलर के कारोबार की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में उसकी मांग बहुत ज्यादा होगी और टांग क्विन और उसके पीछे के लोगों का उस पर एहसान मानना अच्छा होगा। चाचा, क्या आप और उधार दे सकते हैं? टांग क्विन ने मन ही मन थोड़ा खुश होकर पूछा। जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा। उसे लगा कि वह अपनी पूरी कोशिश में भी 80 करोड़ उधार ले सकता है, लेकिन इससे ज्यादा उधार लेना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लियू कियान बहुत सहयोगी था। उसने पाया कि उसकी साख यहाँ सचमुच काम आई और साथ ही वह बहुत आभारी भी था। लियू कियान को ये शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि उसके पास कोई गिरवी नहीं होगी, फिर भी वह उसे उधार देने को तैयार था। उसके भरोसे ने उसे सचमुच छू लिया। बेशक अपने चाचा को कम मत आको, लियू कियान खिलखिलाकर हंसा। साथ ही टांग क्विन के हाव भाव से वह समझ गया कि उसने सही फैसला लिया था। दूसरे पक्ष को सचमुच बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। जहां तक दूसरे पक्ष के पैसे कमाने के तरीके की बात है, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वह उसके स्तर पर पहुंचा तो उसे सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि प्रभाव की जरूरत थी। दूसरा पक्ष जितना ज्यादा कमाता, उसकी कृपा उतनी ही बढ़ती। इसके अलावा यह पूंजी सुरक्षित रहने की गारंटी थी। इस तरह की पृष्ठभूमि वाले लोग निश्चित रूप से धोखाधड़ी का तरीका अपनाएंगे, जो किसी भी काम में जीत की गारंटी देता है। अध्याय 136 अध्याय 124 पैसा कमाने की भयानक गति। जब लियू कियान ने और पैसे उधार लेने की कसम खाई तो टांग किंग के मन में विचार कौंधने लगे। जितना ज्यादा वह उधार लेगा उतना ही ज्यादा कमाएगा। मुद्रा की मौजूदा दर को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों में मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद यह निश्चित था कि वह अगले कुछ महीनों तक हर महीने अपनी पूंजी दोगुनी कर सकता था। इसका मतलब था कि वह उम्मीद से पहले ही अरबपति बन जाएगा। हालांकि उसे लियू कियान से पूछना था कि वह कितना उधार दे सकता है। इसलिए उसने पूछा, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद अंकल। आप ज्यादा से ज्यादा कितना उधार दे सकते हैं? बेशक जितना ज्यादा मेरे लिए उतना ही अच्छा। लियू कियान ने एक पल सोचा और कहा, अगर यह केवल 2 महीने के लिए है तो मैं अधिकतम 300 मिलियन आरएमबी तक प्रदान कर सकता हूं। उस समय तक आप 200 मिलियन डॉलर और 100 मिलियन आरएमबी में वापस कर देंगे। क्या यह अच्छा रहेगा? अगर यह पहले होता तो 20 करोड़ डॉलर उसके लिए 1 साल से ज्यादा के खर्च के लिए काफी होते। लेकिन यह देखते हुए कि उसका कारोबार लगातार बड़ा होता जा रहा था, इतनी बड़ी रकम शायद उसे भविष्य में आधे साल से भी कम समय तक संतुष्ट रख पाती, और यह ज्यादा भी नहीं थी। ठीक है, मान लो 30 करोड़। चाचा को कोई नुकसान न हो इसलिए ब्याज का जिक्र न करें। मैं ये पैसे तुम्हारे बदले 8.1 डॉलर प्रति डॉलर की दर से बदल दूंगा। टांग किंग ने एक पल सोचा और कहा। लियू कियान को हर महीने सिर्फ 1% से ज्यादा की ब्याज दर देना ज्यादा नहीं था, बल्कि इसे कम भी माना जा सकता था। लेकिन इस पैसे से लियू कियान को मिलने वाले फायदों को देखते हुए टांग क्विन को कोई अपराध बोध नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या मैं इसे 1 फरवरी को आपके खाते में ट्रांसफर कर दूं? लियू कियान हंसा। हालांकि यह ब्याज दर बहुत कम थी, सामान्य ऋण से लगभग 1% कम, फिर भी उसे 5 से 6 मिलियन युआन का ब्याज लगता था। लेकिन सच में वह रकम कितनी थी? कोई बात नहीं अंकल, मैं आपकी मदद की सचमुच कदर करता हूं, टांग क्विन ने खुशी से कहा। आखिरकार वह एक बड़ी समस्या का समाधान कर पाया और उसे अप्रत्याशित लाभ भी हुआ। 30 करोड़ से ज्यादा की राशि के साथ इसे हर महीने दोगुना करने पर उसे कम से कम 60 करोड़ मिल जाएंगे। 2 महीनों में उसे 1.2 अरब मिलेंगे, और यह एक रूढ़िवादी अनुमान है। अंत में वह 2 महीनों में 1.7 से 1.8 अरब कमा सकता है। लियू कियान के 30 करोड़ चुकाने के बाद भी उसके पास इस्तेमाल करने के लिए 1 अरब से ज्यादा धनराशि होगी। टांग किंग इन आंकड़ों को देखकर हैरान रह गया। पवित्र मोली, हे भगवान! इतनी बड़ी रकम के साथ टांग क्विन कुछ पल के लिए असमंजस में था कि इसे कैसे खर्च करे। इस विचार से उसके मुंह में पानी आ गया। अगर इस रकम को लगातार आर्बिट्रेज लेन देन में खर्च किया जाता रहा, यहां तक कि विनिमय दर में उतार चढ़ाव के जोखिम को भी ध्यान में रखते हुए, तो अगले साल के अंत तक वह बिना किसी परेशानी के अपनी रकम को 10 अरब तक बढ़ा सकता था। अरे, जिस गति से यह पैसा कमा रहा था वह पागलपन की हद तक जा रहा था। हालांकि वह बहुत पैसा कमा रहा था, फिर भी टांग किंग अभी भी समझदार था। फिलहाल उसकी पूंजी कम थी और छोटी रकम के लेन देन ध्यान आकर्षित नहीं करते थे। लेकिन अगर वह कई अरब या उससे भी ज्यादा रकम लेकर जाता तो वह अंधेरे में चमकते दिए की तरह हो जाता, इतना चकाचौंध कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। भले ही दूसरे उसकी जांच पड़ताल न कर पाए, लेकिन वह इस पैसे को खर्च करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए शांत होने के बाद टांग क्विन को लगा कि पूरी तरह से दाव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यह आत्महत्या होगी। उसके पास अभी जितने विदेशी खाते थे उनकी संख्या सीमित थी। वह एक ही खाते में एक साथ बहुत ज्यादा लेन देन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था,
इसलिए उसने इन सभी आर्बिट्रेज खातों में से प्रत्येक में केवल 50 मिलियन यूरो ही संभालने का फैसला किया। इससे ज्यादा कुछ भी बहुत ज्यादा दिखाई देगा। एक बार में 50 मिलियन, दिन में 10 बार, तो यह 500 मिलियन यूरो हो जाएगा। हालांकि यह अभी भी ध्यान देने योग्य था, कम से कम यह 100 मिलियन यूरो की सीमा से बेहतर था। अरे अभी हिसाब लगाओ तो 50 मिलियन यूरो का व्यापार भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। एक महीने का व्यापार 150 बिलियन यूरो के बराबर होगा। यह निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाला है। टांग किंग का मस्तिष्क संघर्ष की स्थिति में था। नहीं, 5 करोड़ अभी भी बहुत ज्यादा थे। फिर एक ही खाते के लिए एक बार में सिर्फ 2 करोड़ यूरो, इससे ज्यादा तो वह डर जाएगा। एक साल का खर्च सिर्फ 700 अरब यूरो से ज्यादा होगा। रुको, यह अभी भी बहुत ज्यादा लग रहा था। अरे रुको, ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी एक नया खाता खोल सकता है। धिक्कार है, वह इसे कैसे भूल सकता है। सिस्टम से जुड़े खाते एक महीने बाद अनबाउंड हो सकते हैं। इस तरह यह कम ध्यान आकर्षित करेगा, है ना? लेकिन फिर भी एक ही लेनदेन के लिए इसे 2 करोड़ यूरो तक सीमित रखना चाहिए। लगभग 6 अरब यूरो प्रति माह पहले से ही ज्यादा माना जा सकता है। इसके अलावा वह सिर्फ एक खाते पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, वह निश्चित रूप से दूसरा खाता भी बदलेगा। इस तरह वह एक महीने में 6 अरब तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इस समय टांग किंग को एक बार फिर वह पहला सबक समझ में आया जो सिस्टम ने उसे सिखाया था, अज्ञात जोखिमों का डर। सौभाग्य से वह पैसे के मोह में नहीं पड़ा और उसने लापरवाही से काम नहीं किया, अन्यथा उठने से पहले ही उसका गला घोंट दिया जाता। वैसे लिटिल टैंग, आपको क्या लगता है कि आपका विदेशी डॉलर एक्सचेंज व्यवसाय कब शुरू हो सकता है? लियू कियान ने फिर पूछा। लियू कियान के प्रश्न से वास्तविकता में वापस खींचे गए टांग किंग ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मैं अभी भी इस बारे में निश्चित नहीं हूं, किसी ने मुझे सूचित नहीं किया है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि उसे यह स्पष्ट नहीं था कि लियू कियान इसका उपयोग किस लिए करने की योजना बना रहा था, इसलिए उसे यह व्यवसाय खोलने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा था और उसे फंसाया जा सकता था। देखो, अगर यह सेवा शुरू होती है तो पहले मुझे जरूर बताना। चिंता मत करो, मेरे कुछ नियम हैं जिन्हें मैं पार नहीं करूंगा। मैं किसी भी संपत्ति हस्तांतरण या मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल नहीं होऊंगा और तुम भविष्य में मेरे व्यवसाय में भी भाग ले सकते हो। घरेलू और विदेशी डॉलर एक्सचेंज सभी अवैध नहीं हैं। कुछ वास्तव में देश को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करते हैं। सरकार वास्तव में भूमिगत मनी एक्सचेंजों और राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार में सेंध लगाने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। जब तक हम इस सीमा को पार नहीं करते, हमारे संबंधों को देखते हुए कोई भी हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। हमें कुछ मदद भी मिल सकती है, लियू कियान ने धीरे से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टांग किंग का इनकार इसलिए था क्योंकि अभी तक कारोबार शुरू नहीं हुआ था या फिर वह सावधानी बरत रहा था। लेकिन टांग किंग को आश्वस्त करने के लिए उसने पहले ही मामला स्पष्ट कर दिया। टांग किंग का समर्थन करने वाले लोग जब यह कारोबार शुरू करेंगे तो वे जरूर उससे संपर्क करेंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह अपनी वैधता पर जोर क्यों देते हैं, हालांकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि यह व्यवहार वैध है। उनकी राय में देश में लाया जाने वाला कोई भी धन देशभक्ति के अंतर्गत गिना जाता है, अन्यथा यह धन लाना नहीं बल्कि धन बाहर ले जाना होगा। टांग किंग ने विचार करने पर सहमति व्यक्त की कि वर्तमान में हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम है और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में से पैसा निकालने का अवसर देते हैं, वे वास्तव में प्रमुख लक्ष्य हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि भविष्य में हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार खरबों अमेरिकी डॉलर में मापा जाएगा। हम चाहकर भी उसे पूरा खर्च नहीं कर पाएंगे और कुछ बेतुके विचार तो यहाँ तक हैं कि सारा पैसा विदेशी संपत्तियों में निवेश करके खरीद लिया जाए। हमें अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने की क्या जरूरत है? हर बार जब टांग किंग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें और बेकार गपशप देखता है तो उसे शाप देने की इच्छा होती है। आइए फिलहाल अन्य कारणों और विचारों को एक तरफ रख दें। सबसे पहले, यदि यह धन कम जोखिम वाले अमेरिकी सरकारी बांड खरीदने में नहीं लगाया जाता है तो हम शेयर बाजार, अयस्कों, निगमों, प्रौद्योगिकियों और अन्य देशों की सभी मूर्त और अमूर्त संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? यह एक काल्पनिक परिदृश्य है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी अफ्रीकी देश में जमीन का एक टुकड़ा है जिसकी कीमत 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जो लकड़ी और खनिज संसाधनों से भरपूर है और निवेश के लिहाज से काफी मूल्यवान है। एक दिन हमारे देश का एक आदमी उस जमीन के मालिक को ढूंढने जाता है, फिर चाहे वह मालिक कोई देश हो, कंपनी हो या कोई व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आदमी उससे कहता है, भाई चलो थोड़ा सिगरेट पीते हैं, मुझे तुम्हारी जमीन का रूप बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हें इसके लिए 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर दूं तो कैसा रहेगा? चाहे मैं इसे बाद में कितने में भी बेच दूं, लेकिन यह असली कीमत मत बताना। कॉर्लिन फेयरग्लो हल्दी चंदन स्क्रब। वीरांगना। इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी।
मालिक सुनता है और यह बहुत अच्छा लगता है। इस आदमी का प्रस्ताव काफी उचित है। ठीक है, मैं इसे आपको 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचूंगा। यह सुनकर वह आदमी खुशी खुशी 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर चुकाकर चला जाता है। फिर उसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति मूल्यांकन एजेंसी मिलती है और वह उन्हें सिगरेट पीने का प्रस्ताव देता है। भाई, मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर दूंगा, क्या तुम मेरे लिए एक संपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट बना दोगे जिसमें जमीन का मूल्य 2 करोड़ डॉलर होगा। एजेंसी इसमें शामिल जोखिम को लेकर, जिसमें अन्य संस्थानों के साथ मिलकर झूठी खनिज संसाधन अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है, मना कर देती है। वे सुझाव देते हैं 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर, फिर हम कर देंगे। वह आदमी बिना कुछ सोचे मान जाता है। फिर वह आदमी एक घरेलू विदेशी मुद्रा निवेश एजेंसी ढूंढता है और उन्हें सिगरेट पीने की पेशकश करता है। भाई, यह जमीन का टुकड़ा बहुत अच्छा है, इसकी कीमत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं तो क्या मैं इसे आपको 150 मिलियन डॉलर में बेच दूं? यह सौदा अपने पास ही रखो। विदेशी मुद्रा निवेश एजेंसी के कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मूल्यांकन संस्थान द्वारा दिए गए 200 मिलियन डॉलर के मूल्यांकन को देखते हैं। उन्हें यह 150 मिलियन डॉलर में मिला। वाकई एक अच्छा निवेश। यह एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, जमीन में संसाधनों का भंडार है, यह निश्चित रूप से लाभदायक होगी। बस एक बात है। आदमी की आंखें चमक उठती हैं और वह 1 मिलियन डॉलर अतिरिक्त देने की पेशकश करता है। अंत में वह व्यक्ति करोड़ों डॉलर का लाभ लेकर चला जाता है। उपरोक्त बात को किसी भी संपत्ति पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह शेयर, भूमि, खनिज, अचल संपत्ति आदि हो, जिससे कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक तरकीब से अमीर बन सकता है। बेशक यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसा ऊपर बताया गया है। इसमें कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। व्यक्ति प्रत्यक्ष भागीदारी से बच सकता है और इसके बजाय विदेशी निगमों और सरकारों को इसमें शामिल कर सकता है, जबकि वह पर्दे के पीछे से काम संभाल सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं और परिचालनों के माध्यम से टॉम किंग बस जोर से हंस ही सकता था। इससे और भी धन के मिथक और प्रेरणादायक कहानियां निकल आएंगी। असल बात यह है कि अगर कोई घरेलू स्तर पर सरकारी संपत्ति का गबन करता है तो उसे जिम्मेदार ठहराए जाने का खतरा रहता है। लेकिन ऊपर बताई गई परिस्थितियों पर गौर करें तो कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यहां तक कि विदेशी सरकारें और निगम भी इसमें शामिल हैं। जांच प्रक्रिया बेहद जटिल है। थोड़ी सी भी समझदारी वाला कोई भी व्यक्ति घटना के बाद जिम्मेदार ठहराए जाने से नहीं डरेगा। इसलिए टॉम क्विन स्पष्ट रूप से अमेरिकी बांड खरीदने वाले देश का समर्थन करता है। कम से कम मुझे अब भी पता है कि वह पैसा कहाँ है। अगर इसका इस्तेमाल निवेश के लिए किया गया तो यह सचमुच एक और धनभोज बन जाएगा। यही तो वाकई गुस्सा दिलाने वाली बात है। इन संपत्तियों को न सिर्फ खरीदा जा सकता है बल्कि बेचा भी जा सकता है। देश के लिए ऊंची कीमतों पर खरीदना, लेकिन फिर कुछ तरकीबों से उस आदमी को कम कीमतों पर बेचना एक ऐसी चाल है जो बड़ी संख्या में लोगों को गुस्सा दिला सकती है। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि यह सेवा कब उपलब्ध होगी। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, शायद अगले साल की दूसरी छमाही तक। हालांकि यह सिर्फ मेरा अनुमान है, यह सटीक नहीं हो सकता, टॉम क्विन धीरे से समझाता है। हालांकि उसकी थोड़ी दिलचस्पी है, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। जहां तक साल की दूसरी छमाही की शर्तों की बात है, वह बस लियू कियान और उसके व्यवसाय की जांच पड़ताल करना चाहता है। हाँ, अच्छी बात है, कम से कम एक समय सीमा तो है। जब समय आएगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपने चाचा का ज्यादा ध्यान रखोगे। यह सुनकर लियू कियान खुशी से हंस पड़ा। हालांकि टॉम क्विन ने कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन अगर टॉम क्विन ने यह कहने की हिम्मत की है तो इसका मतलब है कि उसे एक निश्चित आत्मविश्वास है। आखिरकार उसे कम से कम एक मुख्य व्यक्ति तो माना ही जा सकता है। बेशक हमें सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, टॉम किंग ने तुरंत जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, आओ एक और ड्रिंक लेते हैं। लियू कियान खिलखिलाकर हंसा। अध्याय 137 अध्याय 125 कौन इतना अहंकारी है जो मुझे व्यापार करने से रोकेगा। एक लियू कियान को छोड़ने के बाद टॉम किंग पहले कंपनी में वापस आया और फिर उसने सुन चाओ से उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा। अब चूंकि पैसों का मामला पहले ही सुलझ गया था, 300 करोड़ की धनराशि पहले ही दिन उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए उसने पूरी दोपहर विदेशी बैंक खातों के मामले पर विचार करने में बिता दी। इसे स्थापित करना आसान था। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अनगिनत खातों का इस्तेमाल होता है और लेन देन की मात्रा और आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस कारोबार को पहले से ही विशेष कंपनियां चला रही थीं, इसलिए टॉम किंग को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस उनसे संपर्क करना था, अपनी जरूरतें बतानी थीं, लेकिन जरूरी था कि इसे गुप्त रखा जाए, वरना अगर उसे पता चल जाता तो फोन या इंटरनेट ट्रैकिंग के जरिए उसे पकड़ा जा सकता था। उन्हें उन कंपनियों पर भरोसा नहीं था जो ये खाते खोलने की पेशकश करती थीं। वे उन बैंकों की ताकत को भी कम नहीं आंकते थे।
यह कहना कि विदेशी बैंकों और मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियों के बीच एक जटिल संबंध है, कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। आखिरकार इससे बैंकों का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है और कुछ सेवा शुल्क भी वसूला जा सकता है, तो क्यों न लिया जाए। उन कंपनियों ने तो मुफ्त में खाते खोलने की भी पेशकश की थी। जैसे ही बैंकों ने इशारा किया, वे खुशी खुशी उनके संपर्क विवरण दे देते और अपने सुनहरे कलहंसों को खुश करने के लिए अपनी पूंछ हिलाते। इसलिए उन्हें उन बैंकों या प्रॉक्सी कंपनियों के तथाकथित पूर्ण गोपनीयता के दावों पर भरोसा नहीं था। पूंजीवाद की दुनिया में पूर्ण गोपनीयता एक खोखले वादे से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या अपतटीय केंद्रों और करमुक्त क्षेत्रों से प्राप्त ग्राहकों की जानकारी की तरह लोग सचमुच सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी इक्विटी संरचना तक पहुंच नहीं सकते? यह एक मजाक है। एक निश्चित स्तर के लोगों के लिए यह जानकारी सार्वजनिक है। कुछ लोगों की मंजूरी के बिना बिना किसी गुप्त सौदे के पैसा कमाने के लिए ऐसे करमुक्त क्षेत्र स्थापित करना एक सपना ही होगा। सूचना युग में अधिकांश जानकारी बेकार है, लेकिन कुछ जानकारी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकती है। आपके छोटे द्वीप राष्ट्रों के पास ये महत्वपूर्ण जानकारी होना वास्तव में मूल्यवान संपत्ति होगी, लेकिन तांग किंग ने इन अपतटीय कंपनियों द्वारा दावा की गई पूर्ण गोपनीयता पर कभी विश्वास नहीं किया। यह केवल आम जनता के लिए थी। राज्यों, यहां तक कि बैंकरों या कंसोर्टियमों के लिए भी यह बिल्कुल भी गुप्त नहीं थी। आम लोग इन सूचनाओं तक पहुंच सकते थे अगर वे किसी खुफिया संगठन को एक बड़ी रकम देने को तैयार हों। किसके पीछे 8 एक्टर्स जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। ब्रेनबेरीज, अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही बात इक्विटी स्वामित्व पर भी लागू होती है। क्या लोग सोचते हैं कि दर्जनों बार क्रॉस होल्डिंग्स से उनकी पहचान छिपाई जा सकती है? नामुमकिन। पूरे ऑफशोर केंद्र से ग्राहक जानकारी के साथ सैकड़ों क्रॉस होल्डिंग्स भी विशेष इक्विटी संरचना एल्गोरिदम और इक्विटी सूचना प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर के सामने बेकार हैं। वे आपको 1 मिनट में ढूंढ सकते हैं। बेशक यह सिर्फ तांग किंग पर ही लागू होता है। ज्यादातर लोगों के लिए अपतटीय केंद्र की गोपनीयता काफी अच्छी बात है, क्योंकि भविष्य में उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी लगभग सर्वज्ञ बैंक या यहां तक कि राष्ट्र भी होंगे, इसलिए उसे बेहद सतर्क रहना होगा। दोपहर भर विचार विमर्श के बाद तांग क्विंग ने एक अपेक्षाकृत गोपनीय खाता स्थापना योजना तैयार की। जब तक लियू कियान के पैसे आएंगे, तब तक वह 6 अंतर्राष्ट्रीय खाते तैयार कर लेगा। हो सके तो उसने एक ही बार में दर्जनों या सैकड़ों खाते पंजीकृत करने की योजना बनाई, ताकि उसे हर महीने बाध्यकारी खाता बदलने की जरूरत न पड़े। उसके जितने ज्यादा संपर्क होंगे, खुलासे का जोखिम उतना ही ज्यादा होगा। पैसा कमाने का मॉडल शुरू होने वाला था। 24 जनवरी, सोमवार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। झो ली ने स्कूल जाते समय फोन करके बताया कि वह ऋण चुकाना चाहता है। इससे तांग क्विंग को आश्चर्य हुआ, और जब तक उसने झो ली से पूछताछ नहीं की, तब तक उसे स्थिति समझ में नहीं आई। कुछ दिन पहले डू जियाओ को सामग्री सौंपने के बाद 10 दिन पहले फोन करके भुगतान का समय और तरीका जानने के सिद्धांत का पालन करते हुए डू जियाओ ने सीधे यान गुआंगटिंग को फोन किया। कुछ विचार विमर्श के बाद यान गुआंगटिंग ने ऋण जल्दी चुकाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए नहीं था कि जल्दी चुकाने पर ब्याज में 0.2% की छूट मिलती, बल्कि इसलिए कि यान गुआंगटिंग की तबीयत बिगड़ रही थी और वह अस्पताल में भर्ती थे। कुछ दिन पहले जब उन्हें एक फोन आया, तो तांग क्विंग ने अनुमान लगाया कि यान गुआंगटिंग ने सोचा होगा कि वह भुगतान के लिए दबाव डाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने मामले को निपटाने के लिए जल्द से जल्द कर्ज चुकाने का फैसला किया। झो ली के फोन करने की वजह क्या थी? इसकी वजह यान गुआंगटिंग का अस्पताल में भर्ती होना और आ पाना था। उसे अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं था। यान गुआंगटिंग जानता था कि उसका बेटा बदचलन है, और पिछली बार उसने तांग किंग को लगभग नाराज कर ही दिया था। इस दौरान उसके बेटे का तांग किंग के बारे में आकलन भी अच्छा नहीं था। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए यान गुआंगटिंग ने अपने पुराने दोस्त झो ली को अपने बेटे के साथ पैसे चुकाने के लिए बुलाया। तांग किंग ने स्वाभाविक रूप से पुनर्भुगतान के लिए ली जियांगुओ के स्थान पर मिलना चुना। स्कूल के बाद दोपहर में तांग क्विंग और ली काई टैक्सी से बाईवेई रेस्टोरेंट गए। यह बात डू जियाओ और सुन चाओ को नहीं बताई गई। शुरू में वह चाहता था कि वे सीधे कंपनी को कर्ज लौटा दें, लेकिन यह उसका पूर्व ग्राहक था। शायद उसके लिए यह मामला खुद ही निपटाना बेहतर था, खासकर जब वे सभी एक दूसरे को जानते थे और सीधे उसे ही पैसे देते थे। भविष्य में वह डू जियाओ और अन्य लोगों के ग्राहकों के मामले में दखल नहीं देगा। यह सोचकर कि वह यान फेई के साथ भोजन करने वाला था, जिसे वह पारस्परिक रूप से नापसंद करता था, तांग किंग रोमांचित नहीं था। हालांकि वह खुद को खाने का शौकीन मानता था, लेकिन उसे बिजनेस में खाना पसंद नहीं था। अगर उसे खाना भी पड़ता, तो वह अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी मेज पर ढेर सारे व्यंजन मंगवाकर मजे करना पसंद करता था। शुक्र है कि डू जियाओ ने यह धंधा संभाल लिया था, और आखिरकार वह इससे आजाद हो गया। 12 बजे, बाईवेई रेस्तरां। झो ली और यान फेई जल्दी पहुंच गए। झो ली के अनुसार यह एक नियम था।
अगर आप किसी और के कर्जदार हैं और घमंडी व्यवहार करते हैं तो यह अकल्पनीय था। ऐसा करने का साहस और विचार रखने वाले लोग विरले ही होते थे। जो लोग ऐसा करने की हिम्मत करते थे वे आगे चलकर अपनी प्रतिष्ठा गंवा देते थे, जो सबसे बड़ा नुकसान था। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि शक्तिशाली व्यक्ति का किरदार निभाना कितना मुश्किल होता है। अगर वे अभी शक्तिशाली व्यक्ति की तरह व्यवहार करते तो एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें शक्तिहीन व्यक्ति की भूमिका दोगुनी करनी पड़ेगी। सबसे बुरी स्थिति यह थी कि भविष्य में भले ही आप विनम्रता का दिखावा करें, कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। अध्याय 138 अध्याय 125 कौन इतना अहंकारी है जो मुझे व्यापार करने से रोकेगा? 2 किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा परछाई की तरह हमेशा उससे जुड़ी रहती है। अपनी विश्वसनीयता को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर न दिखाए और सबसे जरूरी बात, अपनी सफलता को अपने निर्णय पर हावी न होने दें, वरना कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यान गुआंगटिंग ने झो ली को अपने साथ चलने के लिए कहा था, जिससे यान फेई स्वाभाविक रूप से नाराज हो गया, जो अविश्वास का स्पष्ट संकेत था। आखिर कर्ज चुकाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कर्ज चुकाने वाला वही हो, तो कर्ज लेने वाले को ही दरवाजा खटखटाना चाहिए। उसकी नजर में कर्ज लेने से पहले तुम ही मेरे ऋणी हो, कर्ज लेने के बाद तुम ही मुझसे कर्ज चुकाने की भीख मांग रहे हो, तो तुम खुद को क्या समझते हो? हालांकि यान फेई नाराज था, क्योंकि उसके पिता पहले ही फैसला कर चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की ताकि उसके पिता फिर से नाराज न हो जाएं। पिछली बार जब उसने फैक्ट्री के कुछ पैसों का दुरुपयोग किया था तो यान गुआंगटिंग को अस्पताल जाना पड़ा था। अपने पिता की कई बातों से असहमत होने के बावजूद वह उन्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता था, लेकिन पैसों से भरे सूटकेस को देखकर यान फेई को फिर से पछतावा हुआ। ये 4 लाख से भी ज्यादा थे। उसने पहले कभी इतने पैसे नहीं रखे थे। जब वह फैक्ट्री चला रहा था तब भी आर्थिक मामला उसके पिता की व्यवस्था के अनुसार उसकी मौसी के पति के नियंत्रण में था, और उसने चीजों को ज्यादा बिगाड़ने की हिम्मत नहीं की, खासकर यह देखते हुए कि तांग किंग जैसा युवा और अनुभवहीन व्यक्ति इतनी बड़ी रकम तय कर सकता है, और झो ली ने भी उससे बहुत सारा उधार लिया था, जो कुल मिलाकर 10 लाख से भी ज्यादा था। इस साल उसने हर तरह से बचत करने की कोशिश की थी, फिर भी उसकी तनख्वाह की बचत 50,000 से कुछ ही कम थी। इससे यान फी में अचानक ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। कार से उतरने के बाद यान फेई मिश्रित भावनाओं के साथ बाईवे रेस्तरां में दाखिल हुआ, जबकि झो ली सिगरेट खरीदने चला गया था। जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, एक आकृति ने यान फेई की उदास निगाहों को पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से वहां चला गया। यान फेई दौड़ते हुए सामने की मेज पर आया और उत्साहित होकर बोला, जिंगजिंग, तो तुम यहीं हो। तुम्हारे जाने के बाद से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। झांग जिंग रिसेप्शन पर थीं और ग्राहकों को एक संतुलित मुस्कान के साथ सेवा दे रही थीं, जो सेवा उद्योग में एक अनिवार्यता है। महीनों के प्रशिक्षण ने उन्हें पूरे दिन एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बनाए रखने की आदत डाल दी थी, हालांकि वह ऐसा करने के लिए स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थीं। कई ग्राहकों ने उनकी प्यारी मुस्कान की तारीफ की थी, लेकिन उस आवाज को सुनकर वह ठिठक गईं और पीछे मुड़कर उस परिचित चेहरे को देखा, और उनका चेहरा तुरंत खुशी से उदासी में बदल गया। यान फेई, तुम यहाँ क्यों हो? झांग जिंग ने ठंडे स्वर में कहा। हर बार जब वह उसे देखती तो उसे उसके शानदार अतीत की याद आ जाती और वह घृणा से भर जाती। यान फेई ने अपनी कदर करते हुए झांग जिंग की आवाज अनसुनी कर दी और बस अपनी उत्साहित बातें जारी रखीं। मैं यहाँ खाना खाने आया था। पता है, तुम्हारे जाने के बाद से मैं। मिस्टर यान, कृपया मेरे काम में दखल न दें, झांग जिंग ने गुस्से में आकर ठंडे स्वर में कहा। तुम क्यों चले गए? क्या मेरे साथ रहना अच्छा नहीं है? अब जब मैं कारखाने का प्रभारी हूं तो तुम। यान फेई ने लापरवाही से कहा। यान फेई, चुप रहो। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, पहली बात, मुझे जिंगजिंग मत कहो, यह तुम्हारी जगह नहीं है। दूसरी बात, मुझे तुममें या तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार मुझे माली और लियू कियान के साथ तुम्हारे संबंधों के बारे में पता है, और तुमने स्टोर रूम में क्या किया था, इसलिए नहीं, हम कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। प्लीज बात करना बंद करो, ठीक है? झांग जिंग ने तिरस्कार से कहा। यान फेई इस खुलासे से दंग रह गई। झांग जिंग को ये सब कैसे पता चल सकता है? लेकिन उसे मनाने के लिए वह तुरंत हरकत में आ गया। जिंगजिंग, हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा उनके साथ रिश्ता था, लेकिन मुझे जिसकी सबसे ज्यादा परवाह है वो तुम हो। बहुत समय हो गया है जब मेरा उनसे कोई नाता था, और उन्हीं लोगों ने मुझे बहकाया था। दोनों ही नौकरी में तरक्की की उम्मीद में थे। मैं तो बहक गया था, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अब से अगर तुम मेरे पीछे चलोगी तो मैं पूरे दिल से तुम्हें समर्पित हो जाऊंगा। अपने भाषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यान फेई आगे बढ़े, एक जोरदार जम्हाई ली और कुछ आंसू बहाए, जिससे उनकी आंखें गीली हो गईं। यान फेई का बेशर्मी भरा प्रदर्शन देखकर झांग जिंग अवाक रह गई।
अगर उसे सच्चाई न पता होती तो शायद वह उस पर यकीन कर लेती। हालांकि वह जानती थी कि दोनों महिलाएं सिर्फ प्रमोशन के लिए ऐसी हरकतें कभी नहीं करती। वह उन दोनों को जानती थी और यान फेई ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगी तो वह उन्हें नौकरी से निकाल देगा। स्वाभाविक रूप से वह यान फेई के दयनीय दिखावे के बजाय उन दोनों महिलाओं के फूट फूट कर रोने पर ज्यादा यकीन करने वाली थी। यान फेई, क्या तुम मुझे यह सोचकर धोखा देने की हिम्मत करोगे कि मैं उन युवा लड़कियों की तरह भोली हूं? झांग जिंग ने अपने बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। आखिरकार वह अभी भी ड्यूटी पर थी और वहां अपना आपा नहीं खो सकती थी। वरना तांग क्विंग और ली जियांगो के समर्थन के बावजूद वह नहीं चाहती थी कि आज रेस्टोरेंट के काम पर इसका असर पड़े। झांग जिंग ने शांति से कहा, श्रीमान यान, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखें। अभी काम का समय है, इसलिए कृपया मेरे काम में बाधा न डालें। आपको खाना चाहिए या नहीं? यह देखकर कि उसकी पिछली रणनीति काम नहीं कर रही थी, यान फेई उत्तेजित हो गया और हंगामा करने लगा, मुझे परवाह नहीं है। जब तक आप मुझे माफ करते हैं, मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। श्रीमान यान, अगर आप खाने का इरादा नहीं रखते तो कृपया चले जाएं। आपका यहां स्वागत नहीं है। और कृपया अपनी आवाज कम रखें और दूसरे ग्राहकों को परेशान न करें, झांग जिन फिर बोला। अब तक आसपास खड़े दूसरे ग्राहकों ने शोरगुल देख लिया था और वे दिलचस्पी से देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। इससे अनुभवहीन झांग जिन तनावग्रस्त हो गए। मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझसे नाराजगी रखती रहोगी तो मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे काम में बाधा डालूंगा, यान फेई ने ऊंची आवाज में कहा। उसे लगा कि उसने एक साधारण तर्क से झांग जिन की कमजोरी पकड़ ली है। अगर वह उसकी माफी नहीं मानती तो वह उसके लिए चैन से काम करना नामुमकिन कर देगा। आखिरकार उसे माफ करना ही होगा और फिर वह और ज्यादा मेहनत कर सकेगा और उसे अपने पाले में कर सकेगा। और अगर वह उसे माफ नहीं करती तो वह दिन रात वापस आता रहेगा जब तक कि निराश बॉस को झांग जिन को छोड़ना न पड़े। आखिरकार कोई ठिकाना न होने और घर की मुश्किलों का सामना करने के बाद झांग जिन उसके साथ ही रहेगी। यान फेई की बातें सुनकर झांग जिन भड़क उठी। उसके लिए यह अच्छी तनख्वाह और मददगार बॉस वाली नौकरी पाना मुश्किल था। उसे यह कामकाजी माहौल भी बहुत पसंद था। क्या उसके सामने वाले स्थानीय गुंडे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा था? अगर तांग किंग और ली जियांगो उसकी नौकरी रखने का फैसला भी कर लेते तो भी उसे रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक असर का पछतावा होता। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने और फिर से अजीबोगरीब काम करने की संभावना के बारे में सोचकर झांग जिन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी निराशा को रोक नहीं पाई। यान फेई, जो हालात पर नजर रखे हुए था, जरा भी सहानुभूति या पश्चाताप नहीं दिखा रहा था। इसके विपरीत वह संतुष्टि से भर गया, यह सोचकर कि उसका लक्ष्य उसकी पहुंच में है। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि साफ झलक रही थी। जिस समय झांग जिन इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ था, उसी समय एक आवाज गूंजी, हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कौन करता है? आवाज ने झांग जिन को उम्मीद की किरण दिखाई, जो अब तक सिर झुकाए बैठी थी। वह तुरंत खुश हो गई, आवाज की दिशा में देखने लगी, उसकी आंखें राहत से भर गईं। तांग किंग और ली काई बाहर से अंदर आए। तांग किंग अभी अभी आया था और उसने यान फेई की पहले कही बातें नहीं सुनी थीं, लेकिन उसने यान फेई की उनके व्यापार को धमकाने वाली बात जरूर सुनी। जब उसने शुरू में यान फेई को काउंटर पर खड़े होकर बात करते देखा तो उसे लगा कि यान फेई बस रास्ता पूछ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसने यान फेई को उनके व्यापार को धमकाने की आवाज सुनी और झांग जिन को आंसू बहाने की कगार पर देखा। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। धिक्कार है, मेरे कर्मचारी को धमकाने की हिम्मत करना, विशेष रूप से झांग जिन को, जिसने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसकी अच्छी देखभाल की थी। यह आदमी मुसीबत को निमंत्रण दे रहा है। शुरू से ही उसे यान फेई से गहरी नफरत थी, जिसने उससे अनुबंध तोड़ने की ऊंची फीस के बारे में सवाल किया था। वह इसे भूला नहीं था और अब यह आदमी उसके कर्मचारियों को धमका रहा था और अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था, मानो तांग किंग कोई ऐसा इंसान हो जिससे आसानी से पंगा लिया जा सके। अध्याय 139। अध्याय 126। सबने सुना, उसी ने मुझे शुरू करने को कहा। यह देखकर कि वह तांग किंग ही थी, यान फेई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, खासकर जब उसने देखा कि तांग किंग ने छात्र पोशाक पहनी हुई थी और वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि उससे मीलों आगे थी। ईर्ष्या की चिंगारी भड़कने लगी और उसकी झुंझलाहट बढ़ती गई। उसने आज्ञाकारी स्वर में कहा, तांग किंग, तुम आखिरकार आ ही गई। पहले तुम डिब्बे में जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम निपटाना है। वह अभी तक तांग किंग के पिछले शब्दों के पीछे के अर्थ को नहीं समझ पाया था और सहज ज्ञान से उसने तांग किंग को अपने खेमे में शामिल कर लिया, यह मानते हुए कि वह उसे सहज रूप से कुछ सहायता प्रदान कर रहा है। तो उसे परेशान करना तुम्हारे लिए चीजों को संभालना है? तांग किंग ने झांग जिन की तरफ तिरछी नजर डालते हुए ठिठुरते हुए पूछा।
यह देखकर कि यान फेई अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाई थी और अपनी धाक जमा रही थी, वह भड़क गया और सोचने लगा, क्या तुम हमें भी धमकाने की योजना बना रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? यान फेई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मतलब क्या तुम उसे परेशान करने की तैयारी कर रहे हो? तांग किंग ने यान फेई की कमजोर बुद्धि पर गुस्से से अपनी बाहें क्रॉस करके और सिर हिलाते हुए दोहराया। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराने पर दर्शकों की नजरों से ओझल होना पड़ेगा। तांग किंग, यह तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए दखलंदाजी मत करो, यान फेई ने ठंडे स्वर में कहा। उसने तांग किंग के न्याय की गलत समझ के तहत नायकत्व का नाटक करने के विचार का उपहास किया और उसे एक भोला भाला अमीर लड़का समझकर खारिज कर दिया जो किसी औरत के मामले में ध्यान भटका देता है। यह मेरा काम कैसे नहीं है? अगर आप मेरे कर्मचारी को धमकाते हैं तो क्या मुझे चुपचाप बैठकर सब कुछ होने देना चाहिए? तांग किंग हल्के से हंसा। हालांकि रेस्टोरेंट में उसकी सिर्फ 30% हिस्सेदारी थी, लेकिन सच कहूं तो रेस्टोरेंट ली जियांगुओ का ही था। लेकिन झांग जिंग उसकी भर्ती थी, उसकी प्रवक्ता थी, यह कहना कि वह उसकी ही है बिल्कुल सही है। आपका कर्मचारी? आप इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं? यह सुनकर यान फेई ने आश्चर्य से पूछा। तभी उसे तांग क्विंग के आने पर कहे गए पहले शब्दों का अर्थ समझ आया। वह उसे समर्थन नहीं दे रहा था, बल्कि झांग जिंग का समर्थन कर रहा था। यह सोचकर कि कैसे उसने गलती से तांग क्विंग को अपने मामलों में दखलंदाजी करने वाला एक बाहरी व्यक्ति मान लिया था, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। इस रेस्टोरेंट का सहमालिक मैं हूं, तो जाहिर है वह मेरी कर्मचारी है। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? तांग किंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। तुम? वह मेरी फैक्ट्री में काम करती थी। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, यान फेई ने जल्दी से कहा, ईर्ष्या से उबलता हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तांग क्विंग न सिर्फ लंबा और सुंदर था, बल्कि उसका एक अमीर परिवार भी था। हालांकि तांग क्विंग ने रेस्टोरेंट में अपनी हिस्सेदारी का जिक्र नहीं किया, लेकिन रेस्टोरेंट के आकार के हिसाब से यह साफ था कि वह हर महीने अच्छी खासी कमाई कर रहा था, शायद यान फेई की फैक्ट्री से भी ज्यादा। यह देखकर यान फेई के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। उनके बीच के फर्क ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सारी दौलत और कृपा तांग क्विंग को मिल गई, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। क्या ये सच है? तांग किंग ने झांग जिंग की ओर मुड़कर पूछा। इस समय उसे अपने रिश्ते की प्रकृति के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं थी। अगर ये प्रेमियों का झगड़ा था तो वो बीच का रास्ता नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर यान फी उसे परेशान कर रही थी तो नहीं, यह सच नहीं है। वह मुझे कारखाने में परेशान करता था और दूसरे कर्मचारियों को संबंध बनाने के लिए धमकाता था। मैं इसलिए चली गई क्योंकि मैं उसका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, झांग जिंग ने जल्दी से समझाया। वह नहीं चाहती थी कि तांग किंग यान फेई के साथ किसी भी संभावित अंतरंग संबंध के बारे में कुछ भी गलत समझे। अरे सच में? यान फेई, तुम्हें और क्या कहना है? तांग किंग ने ठंडे स्वर में पूछा। यह सब सुनकर उसे यान फेई से बेहद घृणा हो गई। उसे लगा कि औरतों को लुभाने के लिए इस तरह के छलकपट का इस्तेमाल करने वाला यह आदमी घिनौना और नीच है, और ऐसे गुमराह आदमी के उसके बीच घूमने के विचार से उसकी घृणा और भी बढ़ गई। उसके लिए छलकपट ज्यादा ऊंचे दर्जे का होता, लेकिन औरतों को मजबूर करना तो बस घटिया बात थी। पब फ्यूचर विज्ञापन, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह जिंगजिंग और मेरे बीच का निजी मामला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। झांग जिंग के इरादे उजागर होते ही यान फेई ने गुस्से से भरकर कहा। आसपास खड़े कुछ ग्राहक जिन्होंने झांग जिंग की बातें सुनी थीं, इशारे कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे, जिससे यान फेई बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। यान फेई को गंदा खेल खेलते देख तांग किंग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, ली काई आगे बढ़ा और यान फेई की ओर इशारा करते हुए उसे कोसने लगा। धिक्कार है तुझ पर, घटिया कमीने, बहन जिंगजिंग को धमकाने की हिम्मत कर रहा है। अगर तूने आगे से यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं तुझे बुरी तरह पीटूंगा। ली काई अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब भी वह रेस्टोरेंट आता, झांग जिंग अक्सर उसका ख्याल रखती और वह उससे प्यार करने लगा था। तांग किंग की मौजूदगी के बिना भी इस घिनौने आदमी का उसे धमकाना असहनीय था। लेकिन अब दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी तांग किंग के आसपास होने से उसकी हिम्मत स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ गई। और तुम कौन हो? बस कोई बच्चा जो सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। दफा हो जाओ, यान फेई ने तिरस्कार से कहा। हालांकि उनकी संख्या उससे ज्यादा थी, फिर भी वह एक हाई स्कूल के छात्र से नहीं डरता था। उसने ली काई को बस एक धोखेबाज समझकर नजरअंदाज कर दिया, और जब वह कोई कार्रवाई करने से डर रहा था तो बहादुरी का दिखावा कर रहा था। लेकिन यान फेई ने ली काई को कम आंका था। तांग किंग अच्छी तरह जानता था कि अगर ली काई अपना आपा खो बैठा तो वह झगड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। पहले वह एक आदर्श छात्र था, लेकिन ली काई बिल्कुल इसके विपरीत था। जैसे जैसे ली काई का परिवार अमीर होता गया, वह और भी आत्मविश्वासी और साहसी होता गया। वह भले ही कोई योद्धा न हो, लेकिन जब सही के लिए खड़े होने की बात आती है तो वह पुरस्कार का हकदार जरूर होता है।
धिक्कार है, तूने मुझे गाली देने की हिम्मत की। देखो। जैसे ही ली काई ने अपनी आस्तीनें चढ़ाकर हमला करने की तैयारी की, तांग किंग ने उसे रोकने के लिए तुरंत कदम बढ़ाया। यानफी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ली काई के इस झमेले में फंसने की संभावना कम करने के लिए। बेहतर होगा कि वह खुद ही इस मुसीबत को झेल ले। तांग किंग को ली काई को रोकते देख यान फेई को अपनी धारणा पर और भी यकीन हो गया और उसे लगा कि वे सचमुच उससे डर गए हैं, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। फिर उसने तिरस्कार से कहा, हम्मा कायर, आगे बढ़ो और मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश करो। थप्पड़। यान फेई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, तांग किंग आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस तमाचे की पूरी ताकत नहीं लगी थी, उसने खुद को इतना रोका कि यान फेई जमीन पर गिर न पड़े। उसके जैसे लोग शारीरिक दर्द से ज्यादा अपनी इज्जत खोने से डरते हैं। उसे थोड़ा शांत करना ज्यादा मुनासिब लगा। अगर तांग किंग ने उसे ज्यादा जोर से मारा होता तो उसे दूसरी बार तमाचा मारने का मौका कैसे मिलता। तुम ही तो थे जिन्होंने कार्रवाई करने को कहा था। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, सबने सुना। मैं तो बस इस सज्जन की खास पसंद का ध्यान रख रहा था। तांग किंग ने मासूमियत का दिखावा करते हुए और घुमावदार अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया जिससे उसने उसे थप्पड़ मारा था। झांग जिंग और ली काई खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और आसपास के ग्राहक भी स्वाभाविक रूप से इस शोरगुल में शामिल हो गए। इस शोरगुल ने दूर बैठे ग्राहकों का ध्यान खींचा और बात तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में पूरे हॉल में कहानी फैल गई। जहां तक आखिरी बात की बात है, तांग किंग को कुछ पता नहीं था, लेकिन यह धारणा कि तांग किंग अच्छा लड़का था सही ढंग से प्रचारित की गई थी। आखिरकार वह एक छात्र जैसा दिखता था, सुंदर और सौम्य, उसकी मुस्कान गर्मजोशी और सुकून देने वाली थी। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है तो वह बिल्कुल खलनायक था। सभी महिला ग्राहकों की यही राय थी। novelbin.c। यान फेई थप्पड़ सुनकर स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर सुन्नता महसूस हुई। उसे मारा गया। उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। छात्र तांग किंग ने उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था। यान फेई को यह समझने में काफी वक्त लगा कि यह सच है। सभी लोगों को फुसफुसाते देखकर अपनी इज्जत बचाने वाला यान फेई आग बबूला हो गया और गरजा, तुम तांग किंग सिर्फ इसलिए कि तुम नशे में हो। थप्पड़। यह देखकर कि यान फेई ने बोलना शुरू कर दिया है, तांग किंग ने एक और थप्पड़ मारा। वही तीव्रता, चेहरे का वही हिस्सा, वही एहसास। यान फेई फिर से चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तांग किंग ने उसे दूसरी बार थप्पड़ मारने की हिम्मत की और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने अपना चेहरा ढक लिया और तांग किंग को अविश्वास से देखने लगा। क्या दर्द हो रहा है? तांग किंग ने काउंटर से रुमाल लेकर हाथ साफ करते हुए लापरवाही से पूछा। आसपास के ग्राहकों ने उसके दिखावे की बहुत कदर की। कुछ उपद्रवी तो सीटी भी बजाने लगे। तुम। यान फेई कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तांग किंग की आंखों में एक और थप्पड़ के डर से भाव देखकर वह सहज ही पीछे हट गया। लगातार पड़ रहे थप्पड़ों से उसकी आंखें भर आईं। इसी गतिरोध के बीच झोली अपनी सिगरेट लेकर वापस लौट आया। छोटी तांग, तुम यहां हो। तुम सब प्रवेश द्वार पर क्या कर रहे हो? छोटी फी, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए और अपना चेहरा क्यों ढक रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? झोली ने आश्चर्य से पूछा जब वह पहुंचा और देखा कि हॉल में सभी लोग काउंटर को घूर रहे थे। उसने मुझे मारा, यान फेई ने रुआंसी आवाज में कहा और तांग किंग की ओर इशारा करते हुए राहत भरी सांस ली कि अब एक दोस्त मिल गया है। उसकी लंबे समय से दबी हुई भावनाएं आखिरकार उछल पड़ी। उसे इतने लोगों के सामने थप्पड़ खाकर इतना अपमानित कभी नहीं होना पड़ा था। बस यही सोचकर उसे रोना आ गया। पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं है। झोली ने मामला भांप लिया और विवाद को ऊपर ले जाने का फैसला किया। ज्यादातर ग्राहक अपनी हरी आंखों से इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे, किसी कार्रवाई की उम्मीद में। गपशप का निशाना बनने के कारण झोली बस माफी ही मांग सका। ठीक है, तांग किंग पहले तो मान गया। उसे यहाँ जो हुआ उस पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तुम इंतजार करो। यान फेई ने तांग क्विंग को घूरा, लेकिन तांग क्विंग ने उसे अनदेखा कर दिया, जिससे यान फेई और भी चिढ़ गया। उसने तांग क्विंग को बाद में सबक सिखाने की ठान ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि 2 बार थप्पड़ खाना उसकी गलती थी। अगर तांग क्विंग ने अगली बार माफी नहीं मांगी तो वह सिर्फ इसलिए दया नहीं दिखाएगा क्योंकि तांग क्विंग एक छात्र है, वह उसे वापस थप्पड़ मार देगा। दोनों को जगह बदलने पर राजी होते देख झोली ने राहत की सांस ली। उसने यान फेई के कंधे पर एक हाथ रखा और उसे ऊपर ले गया। तांग किंग ने झांग जिंग को आश्वस्त किया, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम आगे बढ़ो, और उसके पीछे चल दिया। ली काई रसोई में चला गया क्योंकि दोपहर के भोजन के समय हॉल में उसके लिए कोई बैठने की जगह उपलब्ध नहीं थी। जब ग्राहकों ने देखा कि शो खत्म हो गया है तो उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया और कहानी के अलग अलग संस्करण सुनाने लगे। बातचीत का विषय था छात्र तांग किंग, जिसने किसी को मारा था।
खलनायक को हराने वाले इस युवा युवती को बचाने वाले नायक की पहचान को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। लोगों का दिखावे से ही अंदाजा लगाना स्वाभाविक है। जब वे बॉक्स नंबर 6 में दाखिल हुए तब तक कोई भी व्यंजन ऑर्डर नहीं किया गया था। दोनों आदमी अभी भी गुस्से में थे, इसलिए ऑर्डर करने का कोई रास्ता नहीं था। झो ली ने कुछ व्यंजन ऑर्डर किए और वेटर को भगा दिया। अध्याय 140 अध्याय 127 मृत्यु से अनजान, कृपया सदस्यता लें। एक छोटे तांग, क्या हो रहा है? झो ली ने पूछना शुरू किया। यान फेई का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वह समझ गया कि उससे पूछना कोई समझदारी नहीं होगी, और इसके अलावा यान फेई के पहले भी कई अपराध थे जिससे वह अविश्वसनीय था। इस समय झो ली को भी सिरदर्द हो रहा था। एक तो उसका भावी धनस्रोत था और दूसरा उसके पुराने दोस्त का बेटा। दोनों एक दूसरे से असहमत थे और चाहे कोई भी सही हो या गलत, उसे मध्यस्थता करना मुश्किल लग रहा था। हालांकि उसे पहले स्थिति को समझना जरूरी था। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी है, तांग किंग ने उदासीनता से जवाब दिया। ऐसी परिस्थितियों में लोगों की गलतियां निकालने की उसकी आदत नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा करना अपनी जान की बर्बादी लगता था। हे, जब तक ये गलतफहमी है, चलो इसे सुलझा लेते हैं। तो चलो बस। झो ली हंसा। यह देखकर कि तांग क्विन इसे जाने देने को तैयार है, उसने राहत की सांस ली। सबसे बुरी स्थिति तो यह होती कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार न होता, जिससे तनाव पैदा होता और वह बीच में अजीब स्थिति में आ जाता। इस दौरान वह तांग क्विन की समझदारी और उदारता की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि यान फेई यहाँ पीड़ित थी, झो ने स्वाभाविक रूप से तांग क्विन पर भरोसा किया कि वह सही है, किसी खास वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उनके आपसी संबंधों से तांग क्विन के चरित्र को मोटे तौर पर जानता था और उसे यकीन था कि तांग क्विन अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी। हालांकि यान फेई इसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। उसे साफ तौर पर 2 थप्पड़ पड़ चुके थे। मार खाने के बाद वह इसे कैसे जाने दे सकता था? इसलिए उसने झो ली को बीच में ही टोक दिया और चिल्लाया, रुको तांग किंग, उन थप्पड़ों का क्या हुआ जो तुमने मुझे अभी मारे थे? ओह, और आप इसे कैसे निपटाना चाहेंगे? तांग किंग ने यान फेई की ओर देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें झांग जिन को नौकरी से निकाल देना चाहिए, यान फेई ने जोर से मांग की। वह यूं ही 2 थप्पड़ नहीं खा सकता था, और हालांकि झो ली की मौजूदगी में अभी जवाब देना अवास्तविक था, लेकिन हालात का फायदा उठाना बेहतर था। अगर झांग जिन को नौकरी से निकाल दिया जाता तो जरूरी नहीं कि वह उसे मना ले, लेकिन कम से कम वह पहला कदम तो उठा ही लेता। बदकिस्मती से झांग जिन का उसके प्रति पूर्वाग्रह बहुत गहरा था, पारंपरिक तरीके अब कारगर नहीं रहे। यह सुनकर तांग क्विन ने उपहास किया और कहा, हे, मैं तुम्हें 3 शब्द देता हूं, नहीं संभव। झांग जिन को नौकरी से निकाल दो। उसके जैसे बेवकूफ के लिए क्या मजाक है? देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने पर भी तांग किंग अपने ही किसी को नौकरी से नहीं निकालेगा, जबकि वो साफ तौर पर सही था। यही उसका सिद्धांत है। जहां तक इससे होने वाली परेशानी की बात है, वो उससे निपट लेगा। यान फेई, जिसे उम्मीद थी कि तांग क्विन मान जाएगी, तांग क्विन के रवैये में अचानक आए इस बदलाव से हैरान रह गया, जिससे उसे कोई सम्मान नहीं मिला। यह उसके मुंह पर पड़े तमाचे जैसा लगा, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पल अपनी भावनाओं को कैसे बयां करे। लेकिन एक बात तो पक्की थी, उसके मन में तांग क्विन के लिए गहरी नफरत थी, उसकी पत्नी को चुराने के लिए उससे नाराजगी थी। यदि आप उसे नौकरी से नहीं निकालेंगे तो मैं यह पैसा वापस नहीं करूंगा। यान फेई ने अपनी आंखों में चतुराई भरी नजर डालते हुए अपने पास रखे पैसों के बैग को विजयी भाव से थपथपाते हुए जवाब दिया। क्या आपको अतिदेय जुर्माने की चिंता नहीं है? तांग किंग ने सिस्टम द्वारा तैयार किए गए अनुबंध का हवाला देते हुए उत्सुकता से पूछा। उसे लोगों के भुगतान न करने का डर नहीं था, क्योंकि वह हमेशा जीतता था, क्योंकि उसने अतिदेय भुगतान के लिए जो ऊंची जुर्माने की राशि निर्धारित की थी वह अविश्वसनीय रूप से ऊंची थी, प्रतिदिन 1%। इस तरह का उल्लंघन सिस्टम के धन का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए था। भविष्य में सिस्टम के धन का उपयोग न करने वाले ग्राहकों के लिए एक अधिक उचित जुर्माने की शर्त बेहतर हो सकती है। अन्यथा कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि वह सूदखोरी कर रहा है। किसके पीछे 8 एक्टर्स जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। ब्रेनबेरीज अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भविष्य में ऐसे मामले सामने आए थे जहां लोग जानबूझकर ऐसा करते थे, वे बहुत ही अनुकूल ब्याज दर पर ऋण देते थे, लेकिन उस पर भारी जुर्माना लगा देते थे। फिर जब ऋण की समय सीमा पूरी हो जाती थी तो वे भुगतान टालने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते थे ताकि जुर्माना वसूल सकें। तांग किंग सूदखोरी का शक पैदा नहीं करना चाहती थी। डू जियाओ की अंतर्दृष्टिपूर्ण पहचान के बाद तांग किंग और भी सतर्क हो गई थी। जब समय आएगा, अगर उल्लंघन लंबा चला और सजा ज्यादा हुई तो मैं तुम पर सूदखोरी का आरोप लगा दूंगा। तुम सोच लो, यान फेई ने गर्व से शेखी बघारी। उसकी नजर में तांग क्विन जैसे लोगों का धंधा सूदखोरी ही था, वरना सिर्फ 1% ब्याज दर से क्या कमाई।
इसके अलावा उसने सूदखोरी करने वालों की गिरफ्तारी की खबरें भी देखी थीं। यान फेई को सहज ही सूदखोरी गैरकानूनी लग रही थी, इसलिए उसने तांग क्विन को डराने की कोशिश की। मैं तांग किंग अवाक रह गया। उसने यान फेई से इतना बेतुका हल निकालने की उम्मीद नहीं की थी, या यूं कहें कि इतनी जल्दी मुद्दे की जड़ तक पहुंच जाने की। लेकिन इस जड़ में कोई दम नहीं था, और अगर होता भी तो तांग किंग उसे टिकने नहीं देता। यान फेई के साथ आगे बातचीत करने के बजाय तांग किंग ने झो ली की ओर मुड़कर पूछा, चाचा झो, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? झो ली कुछ देर से बात करना चाह रहा था। यह देखकर कि मामला सीधे धमकियों तक पहुंच गया था, वह चिंतित हो गया। उसका पुराना दोस्त अभी भी अस्पताल में था, और यह खबर उसे जरूर परेशान करेगी। जाने से पहले उसके पुराने दोस्त ने उसे बार बार यान फेई की देखभाल करने के लिए कहा था, और झो ने ऐसा करने का वादा किया था। लेकिन हकीकत कल्पना से भी ज्यादा कठोर साबित हुई, और झो के कुछ कहने से पहले ही तांग क्विन और यान फेई के बीच मामला बिगड़ चुका था। छोटी फेई, तुम क्या कर रही हो? अभी माफी मांगो। तांग किंग ने तुम्हारे परिवार की फैक्ट्री की मदद की है, झो ने सख्ती से डांटा। अब स्थिति स्पष्ट थी। तांग किंग अतीत को पीछे छोड़कर माफ करना और भूल जाना चाहता था, लेकिन यान फेई किसी अनजान मकसद को हासिल करने पर तुला हुआ था। यान फेई स्पष्ट रूप से उनके लिए एक बचाव का रास्ता था। इसके अलावा हालांकि वह सूदखोरी के पैमाने और वैधता को समझता था, तांग किंग को मुकदमे में घसीटना मुसीबत का सबब बन सकता था। तांग किंग और अंगरक्षक के बीच हुए पिछले टकराव को देखते हुए अगर यान फेई के परिवार का सामना ऐसी शक्तिशाली ताकत से होता तो उन्हें निश्चित रूप से नुकसान होता। मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरी मांग मान लो, वरना मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगा। यान फेई ने अपनी गोद में रखे बड़े पैसों के थैले को गले से लगा लिया। झो ली को तांग क्विन का पक्ष लेते देख यान फेई निराश हो गया। झो ली उसके पिता का अच्छा दोस्त था, और उसे उसका साथ देना चाहिए था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तांग क्विन ने उनके परिवार की मदद की थी। ऐसे व्यक्ति की कौन कदर करेगा जो छोटी मोटी मदद भी न कर सके? तुम तो कमाल के किरदार हो, है ना? लगता है तुम टोस्ट लेने से मना कर रहे हो और उसकी जगह जुर्माना मांग रहे हो। तांग किंग ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यान फेई का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक औरत होने के नाते वह किसी को भी ठेस पहुंचाने को तैयार था। वासना ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया था। हालांकि तांग किंग यान फेई की दृढ़ता की सराहना करना चाहता था, लेकिन उसे खलनायक बनने के लिए किसने कहा था? तांग क्विन की बातें सुनकर झो ली और यान फेई दोनों घबरा गए। जैसे ही झो कुछ कहने ही वाला था, तांग क्विन हरकत में आया। पल भर में उसने अपनी गति पूरी कर ली, आगे बढ़ा और यान फेई के कुछ कहने से पहले ही पैसों का थैला झपट लिया। यान फेई अभी भी पैसों का थैला पकड़े हुए था, लेकिन तांग क्विन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि हृष्ट पुष्ट विशेष बल का सिपाही हान लेंग भी ताकत के मामले में तांग क्विन का मुकाबला नहीं कर सकता था। यान फेई की तो बात ही छोड़िए। अंत में पैसों का थैला तांग क्विन ने छीन लिया, जबकि यान फेई अभी भी सदमे में थी। तांग क्विन अपनी सीट पर वापस आ गया और पैसे अपनी कुर्सी के बाईं ओर रख दिए। अपने हाथ खाली देखकर यान फेई हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। मुझे पैसे वापस दो, यान फेई तांग क्विन की ओर दौड़ा और अपने दांत दिखाते हुए धमकी भरा अंदाज में बोला। अगर यह दृश्य धीमी गति में दिखाया जाता तो यान फेई का भयानक चेहरा दिखाई देता, इतना भयानक कि रात में जागने वाला कोई भी उल्लू की आवाज बंद कर दे। यह देखकर तांग किंग ने उपहास किया। ताकत में प्रतिस्पर्धा? वह तांग किंग का कोई मुकाबला नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तांग किंग ने यान फेई को लात मारी और मन ही मन सोचा कि यान फेई कितना खुशकिस्मत है कि उधार लिया गया पैसा सिस्टम से था, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोकता था। अगर ये तांग किंग का अपना पैसा होता तो वो इसे यूं ही नहीं जाने देता। यान फेई को सीधे कोने में लात मारी गई। तांग क्विन ने पूरी ताकत नहीं लगाई। यान फेई, जिसने शुरू में सोचा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, बाद में पता चला कि उसकी छाती में बस थोड़ा सा सूजन महसूस हो रहा था। वह समझ गया कि तांग क्विन ने दया दिखाई है। एक पल के लिए उसने आगे आने की हिम्मत नहीं की। पहले उसने सोचा था कि तांग क्विन एक मेंढे की तरह हानिरहित है, लेकिन उस लात ने उसे एक बड़े खतरनाक भेड़िए में बदल दिया, जिसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। अब स्थिति स्पष्ट थी। यान फेई निश्चित रूप से तांग क्विन को नहीं हरा सकता था। अगर यिंग फेई के पास चाकू भी होता तो भी उसे तांग क्विन का सामना करने का जरा भी भरोसा नहीं होता। झो ली को यह देखकर राहत मिली कि यान फेई को कोई गंभीर चोट नहीं आई। अगर हालात बिगड़ गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। यहां फिर आओ और तुम देखोगे कि क्या होता है, तांग किंग ने यान फेई की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। यान फेई तांग किंग की बर्फीली निगाहों से डर गया। उसके पसीने छूट गए। उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तांग किंग समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बैग के छोटे से छेद में हाथ डाला और सारा पैसा सिस्टम में डाल दिया।
सटीक और सफल। काम बिल्कुल सही तरीके से पूरा हुआ। अतिरिक्त राशि उनके निजी खाते में रखी गई। झो ली और यान फेई, जिनकी दृष्टि अवरुद्ध थी, स्वाभाविक रूप से तांग किंग की छोटी सी हरकत से अनजान थे। फिर तांग किंग ने अपनी जेब से एक रसीद निकाली और उसे थमाते हुए ठंडे स्वर में कहा, यह लो, अभी तुरंत और बाहर निकल जाओ। तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। तुम छोटी तांग, छोटी फी। छोटी फी, पहले वापस जाओ। झोली सहज रूप से यह जताना चाहता था कि यान फी अभी जवान है, लेकिन तांग क्विंग को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ऐसा लग रहा था कि अब वह उदारवादी शांतिदूत की भूमिका नहीं निभा सकता। उसने मन ही मन यान फी की आलोचना शुरू कर दी। वह तांग क्विंग से उम्र में बड़ा था, लेकिन उससे कहीं कम परिपक्व। उसे आगे बढ़ने या पीछे हटने, लाभ या हानि के सिद्धांत नहीं पता थे। क्या वह कुत्ते की उम्र तक जी पाया है? यान फी को झो ली की पहले कही गई बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। बॉस होने के नाते झो ली बाहर से अपनी शक्ल सूरत का ध्यान रखता था। यान फी, तुम तो मेरे पुराने दोस्त के बेटे हो। तुमने मुझे इतनी उपेक्षा से कैसे नजरअंदाज किया? तुम खुद को क्या समझते हो? यह देखकर कि झो ली उसकी मदद नहीं कर रहा था, यान फेई को एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं होने वाला। रसीद की पुष्टि करने के बाद उसने उसे ले लिया और डिब्बा छोड़कर चला गया। यह देखकर कि तांग क्विंग ने पैसे नहीं गिने और उसे सिर्फ रसीद दे दी, यान फेई को तुरंत अफसोस हुआ कि उसने पैसे चोरी क्यों नहीं की। जाते समय यान फेई एक कठोर शब्द कहना नहीं भूला, तांग क्विंग, तुम जरा रुको, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर तांग क्विंग को अपनी ओर बढ़ते देख यान फेई डर गया और अपनी चाल को दौड़ में बदल दिया। वह उदास होकर नीचे की ओर भागा। उसका इरादा तो पहले रिसेप्शन पर झांग जिंग के साथ फ्लर्ट करने का था, लेकिन तांग क्विंग को शायद उसे पीटने के लिए नीचे आते देख वह जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर भाग गया। बाई वे रेस्टोरेंट के बड़े से बोर्ड को देखते ही यान फेई के मन में नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सिर्फ उसकी इज्जत का नुकसान नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा पूरी तरह से बिखर गया हो। यान फेई ने जैसे कोई विचार मन में आया, अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन से एक महिला की आवाज आई। नमस्ते, मैं 110 आपातकालीन सेवा डेस्क हूँ। हेलो 110। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार दे रहा है। यान फेई ने तुरंत नए विश्वास के साथ जोर से कहा।